गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगला हेडिंग है भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान। अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो देखिए, मुद्दे तो लगभग वही हैं, घटनाएं कुछ कुछ बदल जाती हैं। और घटनाओं की बात करें तो क्या भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए? क्या कमाल की बात है। अब अच्छा, दूसरा सवाल दूसरा है, क्या पाकिस्तान के साथ संबंध मित्रतापूर्ण हो सकते हैं? तीसरा ऑप्शन तीसरा है, क्या पाकिस्तान के साथ भारत को हमेशा अलग थलग ही रहना चाहिए? कहीं तो फिर ऑप्शन बताओ। कमाल की बात है। मतलब आप क्या कहना चाहते हो? कट्टा भी नहीं करोगे, दोस्ती भी नहीं करोगे, थर्ड ऑप्शन क्या है फिर? आप याद रखिए। और एक खास बात है, ये कहा भी जाता है कि समय के साथ संबंध बदलते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान के लिए ये बात सही नहीं है। तो भारत पाकिस्तान के संबंध पिछले 75 सालों से एज इट इज हैं। बस उसमें कभी कभी यात्रा हो जाएगी, कभी कभी घटना बदल जाएगी। मुद्दे लगभग एक जैसे हैं, तो भारत पाकिस्तान के बीच में आखिर में झगड़े क्यों हैं? भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद का मूल कारण क्या है? कमाल की बात है। मेरे बच्चों, बिला वजह सीमा को बदनाम मत करो। भारत पाकिस्तान के प्रतिकूल संबंधों कारण में सीमा नहीं है। फिर वही देखिए, अब पॉलिटी के आईआर के स्टूडेंट होने के नाते आपको याद दिला दें, हमारे किसी भी पड़ोसी देश के साथ संबंध का खराब होने का मूल कारण एक ही है, राजनीतिक, राष्ट्र निर्माण की समस्या। और सही मायने में पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम सबसे गंभीर तरीके से दिखाई देती है। यानी हमारे पड़ोसी देशों के साथ सब जमीन पानी। अगर आपको लगता हो कि भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों की मूल समस्या कश्मीर है, सरक्रीक है, सियाचिन है, ऐसा नहीं है। ये सब समस्या के परिणाम है। ये सब तो समस्या के परिणाम है। समस्या का मूल कारण क्या है? अविश्वास, पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति, या राष्ट्र निर्माण की समस्या। इसलिए भारत पाकिस्तान के बीच में, और वही मामला फिर बांग्लादेश में रिपीट हो रहा है। अब देखेंगे भारत और पाकिस्तान, यहाँ पे थोड़ा अतीत की बात हम लेके जाएं, और वही आज भी दिख रहा है। अगर भारत पाकिस्तान के बीच अब देखेंगे कि संबंध क्यों शत्रुतापूर्ण रहे हैं, यानी मित्रतापूर्ण की तो बात ही नहीं है, संबंध शत्रुतापूर्ण रहे हैं, तो उसके पीछे फिर आप देखेंगे कि 1947 के बाद भारत पाकिस्तान के लिए जो समस्या हुई वो नेशन बिल्डिंग की, और ये वर्तमान में भी ये अपने आप में एक इशारा करती है। आज भी आप देखेंगे भारत में तमाम लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि धर्म के आधार पर राष्ट्र बन जाए। धर्म के आधार पर राष्ट्र बनना क्यों खतरनाक है, उसके नकारात्मक परिणाम क्या है? क्योंकि देखिए, राष्ट्र एक आधुनिक धारणा है। राष्ट्र का विचार आधुनिक है। परंपरा और मध्यकाल में राष्ट्र का विचार नहीं था। राष्ट्र राज्य का विचार 16वीं शताब्दी उसके बाद आया। राष्ट्र राज्य का विचार उस समय आया जिस समय दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया, आधुनिक प्रवृत्ति आई, आधुनिक सोच आई। ये बंद कर दीजिए केवल, या तो उसका फ्लैप को नीचे करें, सीधा फ्लैप को नीचे कर दीजिए। तो राष्ट्रवाद का विचार आधुनिक युग की देन है। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की नींव रखी गई वो नागरिक पहचान के आधार पर रखी गई। यानी अगर राष्ट्रवाद की धारणा आधुनिक युग की देन है, तो आधुनिक समाज नागरिकता की पहचान को मूल मानता है। अगर आप राष्ट्र मूलतः
नागरिक पहचान पर आधारित बनाएंगे तो ये आधुनिक राष्ट्रवाद की धारणा होगी। और जब राष्ट्र का निर्माण नागरिक पहचान के आधार पर होगा तो संयोग की बात है, अब नागरिक की जाति क्या है, धर्म क्या है, लिंग क्या है, ये किसी व्यक्ति को पहचान जन्म से मिलती है। उसके आधार पर न तो व्यक्ति को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, न उसके साथ भेदभाव कर सकते हैं। इसलिए जो आधुनिक राष्ट्र का निर्माण है वो नागरिक पहचान के आधार पर है, और ये नागरिक पहचान सार्वभौमिक होनी चाहिए। इसीलिए जाति धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण न हो, राष्ट्र का निर्माण आधुनिक पंथ निरपेक्ष सिद्धांतों के आधार पर किया गया। और जब पंथ निरपेक्ष सिद्धांत के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा तो याद रखिए वो सर्वसमावेशी होगा, इनक्लूसिव होगा। अगर राष्ट्र का निर्माण भाषा के आधार पर होगा, जात के आधार पर होगा, धर्म के आधार पर होगा, इसलिए आप देखेंगे नेहरू ने जिस राष्ट्रवाद का आधार रखा था वो सर्वसमावेशी था, इनक्लूसिव था। इसका मतलब है कि राष्ट्र के लिए सभी धर्मावलंबियों का महत्व समान है। राष्ट्र न किसी को प्राथमिकता देगा, न किसी के साथ भेदभाव करेगा। यही बात तो पॉलिटी में आपने पढ़ी है। यही बात हम पॉलिटी में सीखते हैं कि राष्ट्र के द्वारा सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। न हम धर्म के आधार पर किसी को प्राथमिकता देंगे, न किसी को पीछे करेंगे। क्योंकि जब दुनिया में भाषा और धर्म के आधार पर राष्ट्र बनेगा उसमें दो समस्याएं आएगी। एक स्वाभाविक रूप में होंगे जो राष्ट्र के, भाई दुनिया में कोई ऐसा भूभाग तो है नहीं जहां एक ही धर्मावलंबी है। अगर दुनिया में कोई ऐसा भूभाग है जहां एक ही धर्मावलंबी है, इस आधार पर राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो भी लफड़े हैं। आपको पता है ईरान में जो कुर्द भाषी है, ईरान में पर्सिया समुदाय बहुमत में है। ईरान बहुमत में इस्लामी देश मानने वाला है, लेकिन इस्लाम में भी शिया सुन्नी का झगड़ा जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम एक भाषा के आधार पर राष्ट्र बना देंगे तो कनाडा में जो क्यूबेक प्रांत में जो फ्रेंच बोलने वाले हैं वो सोचते हैं कि हम इंग्लिश न बोले। यूके में वेल्स और कनाडा में, वेल्स और स्कॉटलैंड में जो वेल्स स्कॉटिश भाषा के लोग हैं वो कहते हैं भाई हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। यानी जाति धर्म ये व्यक्ति की ऐसी पहचान है, इसके लिए व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है। अब संयोग के किसी परिवार में हमारा जन्म हो गया तो जात धर्म भाषा की पहचान उस आधार पे हमें मिली। तर्क आधुनिकता ये नहीं कहती कि व्यक्ति को जन्म के आधार पर भेदभाव किया जाए। और आप याद रखिएगा इसीलिए राष्ट्र सबकी समान संपत्ति है, सबके अधिकार समान है, सबके वोटिंग राइट समान है। धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय है, पंथ व्यक्ति आस्था का विषय है। उससे राष्ट्र की नीतियां विधियां प्रभावित नहीं होगी। ये आधुनिक राष्ट्र राज्य का जो विचार था वो भारत ने अपनाया। कितनी बड़ी बात थी। तो जो भारतीय राष्ट्र की नींव रखी गई वो ऐसी नींव है जैसे कि इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने। यद्यपि हमारा समाज धार्मिक था, हमारा समाज पिछड़ा था, लेकिन इतनी दूरगामी सोच रखने वाले व्यक्ति हमारे संविधान निर्माता थे। और वो जानते थे कि आधुनिक समाज में इस भाषा के आधार पर आप लड़ेंगे तो सवाल है कि फिर यूक्रेन कहेगा कि यूक्रेनी लोगों के साथ रूस भेदभाव कर रहा है, रूस कहेगा कि रशियन भाषी लोगों के साथ यूक्रेन भेदभाव कर रहा है, कहीं आर्मेनिया अजरबैजान लड़ेंगे। तो ये लड़ाई अंतिमतः मानवता के विनाश की तरफ जाएगी। इस वजह से जब भारत ने आधुनिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत रखा तो भारत के आधुनिक राष्ट्रवाद में क्या हिंदू क्या मुस्लिम, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई से क्या फर्क पड़ता है। राज्य का सरोकार किससे था? भौतिक मामलों से था, धार्मिक मामलों से नहीं था। इसलिए भारत ने जो आधुनिक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया, इस आधुनिक राष्ट्र राज्य की मान्यता को स्वीकार कर लिया जाए तो जिन्ना का विचार ही बेकार हो जाता था। लेकिन जिन्ना ने जिस राष्ट्र की नींव रखी उसका तरीका अलग था। और सच मानिए आधुनिक राष्ट्र राज्य अगर आप धर्म के आधार पर बना लेंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। कारण ये है धर्म परंपरा। अब देखिए बात तो बड़ी विवाद का विषय है। अब कई बार लोग धर्म की आस्था का विषय, इसे धर्म के बारे में कुछ भी बोलना लोगों को आहत करता है। भावना की बात होती है, जहां भावना है वहीं आदमी दुखी होता है। और जहां विवेक है, मेरे दोस्तों, भावना विवेक की लड़ाई में
भावना पर विवेक का कंट्रोल आवश्यक है। लेकिन जो आप समझ रहे हैं वैसा मेरा विचार नहीं है। इसलिए सवाल यह है कि नजरिए का है, सवाल नजरिए का है। तो मेरे बच्चों, अगर भावना रूपी घोड़े पर विवेक के लगाम कमजोर हो जाए तो स्वाभाविक रूप में एक बात याद रखिएगा, जीवन भावना से चलेगा, धर्म से चलेगा तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रोज आप लड़ते रहेंगे, रोज आपके संबंध खराब होते रहेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करना ये कबीलाई सोच है, मध्यकालीन सोच है, आदिमकालीन सोच है। क्योंकि जब आधुनिक आधार पर राष्ट्र बनाएंगे, इसका मतलब है कि धर्म का प्रभाव नीतियों में, कार्यक्रमों में नहीं होगा। और जब आप धर्म को ही शीर्ष मान लेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में धर्म का हस्तक्षेप होगा। अब जीवन के हर क्षेत्र में धर्म का हस्तक्षेप होगा तो फिजिक्स का सिद्धांत कैसे आया? धर्म की मान्यता को खारिज करके। आप याद रखिएगा इस बात को। इसमें भाई सीधी सी बात है, अब धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि जन्नत है, तो मैंने कहा भाई इतनी सैटेलाइट मैंने भेजी, कहीं तो उसका पिक्चर आया होता जन्नत का। जो चीज मुझे आंखों से दिखती नहीं, जिसको मैं हाथों से छू नहीं पाता, जिसका स्वाद नहीं ले सकता, जिसको महसूस नहीं कर सकता, वो चीज नहीं है। अब दिल करता है, कोई मुझे याद कर रहा है तो दिल करे। अरे कोई मैसेज आया, कोई फोन आया, कोई चिट्ठी पत्री आई, मैं मान लूंगा। अब दिल कह रहा है, भावना कह रही है, नहीं। और मेरे बच्चों, यहीं पे जिन्ना साहब ने कैसी तरीके अपनाया। जिन्ना ने राष्ट्र निर्माण का वो तरीका अपनाया जो निहायत परंपरावादी था, धर्म के आधार पे था। धर्म के आधार पर पहला दुनिया का राष्ट्र बनने वाला नाम क्या है? पाकिस्तान। और धर्म का सीधा मतलब इस्लाम। यानी जिन्ना ने ये कह दिया, जिन्ना की धारणा बिल्कुल हमारी धारणा से अलग थी। और इसलिए हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं, अगर यूरोप इतना प्रगतिशील है, यूरोप इतना आगे है, याद रखिए उसकी वैज्ञानिक तार्किक सोच हावी है। देखिए, धर्म वैज्ञानिक तार्किक सोच को हतोत्साहित करता है। इसमें कोई लगाने छुपाने वाली बात थोड़ी है। अगर आपका जीवन बिला वजह पूरा पुराण पूरा पंथी तरीकों से प्रभावित रहेगा, मध्यकालीन विचारों से प्रभावित रहेगा, तो न तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और न आपका समाज आगे बढ़ पाएगा। अब अगर मान लीजिए एक धर्म के आधार पर हमने राष्ट्र बना लिया, तो जिन्ना ने क्या कहा? इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम एक पृथक राष्ट्र है। अगर इस्लाम एक पृथक राष्ट्र है तो जिन्ना की इस बात को विस्तार कर दीजिए, नकारात्मक रूप में देख लीजिए। हिंदू एक अलग राष्ट्र है, सिख एक अलग राष्ट्र है, जैन एक अलग राष्ट्र है, पारसी एक अलग राष्ट्र है, यहूदी एक अलग राष्ट्र है, ईसाई एक अलग राष्ट्र है। सवाल यह है, अगर ईसाई एक अलग राष्ट्र है तो ईसाई देश दुनिया के 50 देशों में क्यों बसे हुए हैं? एक ही राष्ट्र अपना लेते हैं। इस्लाम अगर एक राष्ट्र है तो इस्लाम को मानने वाले दुनिया के 57 देश हैं। तो सवाल यह, 57 देश में बटे क्यों हुए हैं? एक ही हो जाना चाहिए ना। इसका सीधा मतलब है कि धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद की धारणा तर्क संगत नहीं दिखती। और यह बात तो जब पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो जिन्ना ने खुद ही कह दिया, कि नहीं भाई, अब ऐसा है, अब जो मुस्लिम हिंदुस्तान छूट गए हैं वो वहीं रह जाए, और जो हिंदू पाकिस्तान में छूट गए हैं वो पाकिस्तान रह जाए। लोग इस बात पे चौंक गए। लोगों ने कहा है, अभी आपने कहा था कि इस्लाम का मतलब है कि अलग राष्ट्र, तो तार्किक मतलब था हिंदू भी अलग राष्ट्र है, और इस्लाम हिंदू अगर अलग अलग राष्ट्र है तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों के हित विरोधाभासी हैं। ये जिन्ना की धारणा थी। अगर इस्लाम और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, इसका सीधा मतलब ये हो गया कि दो धर्मावलंबी एक साथ रह ही नहीं सकते। तो जब दो धर्मावलंबी एक साथ नहीं रह सकते, तो अब बताइए दुनिया में ये संभव है व्यवहारिक रूप में? ऐसा दिखता तो नहीं। जिन्ना ने बात कह दी, उसके धर्म का मालवा भावनात्मक है,
इस बात पे कभी किसी ने विचार नहीं किया, और जिन्ना का जिन्न भारत में लगातार उभरता रहता है। अब उन्होंने क्या किया कि जब धर्म के आधार पर राष्ट्र बनेगा, इस्लाम के आधार पर ही राष्ट्र बनेगा। अब देखिए पाकिस्तान में विरोधाभास, जब आप इस्लाम के आधार पर राष्ट्र बनाएंगे तो धर्म सर्वश्रेष्ठ होगा। जब किसी भी धर्म के आधार पे, इसलिए जब भारत में बात की जाती है कि कोई धर्म शीर्ष शीर्ष में आएगा तो फिर तो और चीजें उसके नीचे आएंगी। अब इस्लाम के आधार पर राष्ट्र बने तो मुद्दा यह है कि ईरान, सऊदी अरब, यूएई, यहां मैं कुछ देशों का नाम ले रहा हूं जो इस्लाम के आधार पर बने हुए हैं, इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इनका शासन कुरान और शरीयत से होता है। अभी सऊदी अरेबिया के प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा फैशन शो आयोजित करवा दिया था। पहली बार ऐसा हुआ सऊदी अरेबिया की जमीन पर, पहली बार फैशन शो हुआ। पहली बार रोनाल्डो की वाइफ सऊदी अरेबिया के बीच पर आई बिकनी पहनकर। इसमें हो करने की वाली क्या बात है, कमाल की बात है। मतलब कमाल, पुरुष कुछ भी पहन सकते हैं और लड़कियां कुछ भी पहने तो गड़बड़ है। माई लाइफ माई चॉइस, माई बॉडी माई चॉइस, सीधी सी बात है। तो मेरे बच्चों अब याद रखिए, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर सऊदी अरेबिया जैसे कट्टरपंथी देश में ऐसा हो गया कि अब कई धर्मावलंबियों ने कहा यह तो इस्लाम के प्रावधानों के खिलाफ है, कोई महिला बिकनी पहन कैसे आ सकती है, और अभी फैशन शो हुआ जब सऊदी अरेबिया में, इतिहास में पहली बार सऊदी अरेबिया में फैशन शो हुआ है। अब फैशन शो होगा, उसमें कोई ड्रेस कोड तो होता नहीं, फैशन में ड्रेस ही नहीं होता, स्टाइलिश ड्रेस होता है। मतलब कमाल की बात है, अरे यही तो आधुनिकता की बात है। तो मेरे बच्चों आप जरा सोच के देखो, अब वहां पे बिल्कुल सियापा बरप गया है, कैसा सऊदी अरेबिया में ऐसे कैसे हो सकता है। अब सवाल ये है, जब आप कुरान और शरीयत को ही प्राथमिकता, यहां पे हो सकता है मैं गीता महाभारत भी कर दूं। अगर भारत में भी ऐसा धर्म के आधार पर कोई राष्ट्र बन जाएगी, समस्या हमारे यहाँ भी तो आएगी। ये बड़ी आई ओपनर है दुनिया में। जो लोग भारत में भी ऐसे अगर बात करते हैं, भारत में ऐसा हो नहीं पाएगा, उसके अलग अलग कारण है, लेकिन जहां जहां यह है, तो अब जरा सोच के देख, कोई भी धर्म, इसलिए ईसाई इतने आगे क्यों बढ़ गए। ईसाई ने कहा भाई देखो धर्म बस जीवन में होना चाहिए, लड़ाई की, चर से लड़ाई की, लड़ाई बड़ाई करके आगे बढ़ गए। अब अगर मान लीजिए कुरान और शरीयत को ही हम धर्म की मतलब सब चीज को पराकाष्ठा मान ले, बोलने की आजादी आपको नहीं होगी, क्योंकि कहाँ, अब सवाल है कहाँ आप ईश निंदा कर देंगे उसका पता ही नहीं चलेगा। बोलने की आजादी खत्म हो गई और आपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया, तो स्वाभाविक रूप में लोकतंत्र जैसी आधुनिक धारणा को आप पीछे करते रहेंगे। और हर धर्म में महिलाओं की स्थिति पुरुषों से अधीन है, इसे आप याद रखिएगा। इसलिए तो महिला के ड्रेस कोड है इन देशों में। महिलाओं को कार चलाने की सुविधा नहीं है, महिला अकेले होटल में नहीं रह सकती, महिला अकेले मैच में जाके स्टेडियम में मैच नहीं दे सकती, महिला ब्यूटी पार्लर जैसा कोई विचार है ही नहीं है। तो अब बताइए, इसलिए आप देखेंगे, आप याद रखिएगा, आज के जमाने डिजिटल दुनिया के है, फेसबुक के है, व्हाट्सएप के है, आप बहुत लंबे समय तक चीजों को दबा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, अंत में उगड़ ही जाएगा, वो दिख जाएगा सही हकीकत। पहले दुनिया में सेपरेशन ज्यादा संभव था, क्योंकि चीजें उतनी खुली नहीं थी। आज तो दुनिया में इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, हर चीज अवेलेबल है। अब पाकिस्तान से पूछा गया क्या भाई धार्मिक ग्रंथों के आधार पर आप शासन करोगे, आप याद रखिएगा दुनिया के हर धार्मिक ग्रंथों का बड़ा पवित्र महत्व है, लेकिन उनका महत्व धार्मिक जीवन तक होना चाहिए या सारे जीवन तक होना चाहिए, इसी बात पे विवाद होता है। दुनिया में जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, महाभारत, सबके अपने धर्मावलंबियों के लिए वो एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मंदिर तक होना चाहिए, मस्जिद तक होना चाहिए, गुरुद्वारे तक होना चाहिए, सड़क पे नहीं आना चाहिए, वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए। वो अरे दुनिया है यार, आगे बढ़ने दो सबको, अपने अपनी सोच रखने दो, कपड़े पहनने दो, जिंदगी ना मिलेगी।
एक ही लाइफ स्टाइल में बध गए दोस्तों, ये भी कोई, लेकिन यही आधुनिक सोच है। अब सवाल यह, पाकिस्तान से पूछा गया क्या आप इस आधार पे शासन करोगे? पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम संविधान लिखेंगे। लोगों ने कहा यार ये कौन सा इस्लामी राज्य है, तुम संविधान लिखोगे? आप याद रखिए, संविधान लिखेंगे तो मानव, संविधान मानव लिखेगा, मानव श्रेष्ठ या अल्लाह? यही धर्म मानता है। मानव को श्रेष्ठ मानने वाले लोग नास्तिक हो क्या आप लोग? आप याद रखिए, जो भी धार्मिक व्यक्ति होता है सर्वश्रेष्ठ किसको मानेगा? धार्मिक ग्रंथों को। अगर आप धार्मिक ग्रंथों को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे तो स्वाभाविक रूप में आप याद रखिएगा, मानव लिखित संविधान हमेशा धार्मिक ग्रंथों के नीचे होना चाहिए। इसे ईरान में क्या है, एक धार्मिक गुरु होता है, संसद कोई कानून बनाती है तो कानून फिर धार्मिक गुरु के पास जाएगा और धार्मिक गुरु देखेगा कि कानून को एक्सेप्ट किया जाए, रिजेक्ट किया जाए, यानी सर्व। इसीलिए आप देखें, ईरान जैसा देश जिसकी आबादी आपको पता है 7 करोड़ है, पश्चिम एशिया का सबसे पोटेंशियल राज्य, जहां सबसे पढ़े लिखे लोग थे, वो राज्य इतना पावरफुल बन सकता था इसकी कल्पना भी नहीं थी। अयतुल्ला खोमैनी ने 79 में आकर एक ऐसा शासन अपना दिया। 79 के पहले आप जानते हैं ईरान में बिल्कुल वेस्टर्न लाइफ स्टाइल थी, यानी धर्म का संबंध कपड़े पहनने से नहीं होता। ये तो सामाजिक कुछ व्यवस्थाओं लागू कर दिया। अब ऐसा थोड़े धार्मिक अब तभी कुछ गेरुआ वस्त्र पहने तभी धार्मिक होंगे, उसके अलावा धार्मिक आप हो नहीं सकते। तो गांधी बाबा कभी धार्मिक नहीं थे, गेरुआ वस्त्र पहने ही नहीं। ये पूरी प्रवृत्ति जो आज दिखता है ड्रेस कोड का, इसको लागू करने का श्रेय जाता है 79 में इस्लामी क्रांति ईरान में हुई, आयतुल्ला खोमैनी। ईरान में आप देख लीजिए कैसे ड्रेस कोड थे, कोई ड्रेस कोड था ही नहीं, बिल्कुल यूरोपियन लाइफ स्टाइल। अभी अब जहां बाकू सम्मेलन हुआ है वहां आप जाके देखिए, वहां पे भी इस्लाम को लोग मानते हैं, लोग जीन्स पहन के मस्जिद में जाते हैं। यूरोप के ज्यादातर देशों में ऐसा होता है। तो ड्रेस कोड किसी रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। 79 के बाद ऐसा हुआ। अब पाकिस्तान फंस गया, पाकिस्तान ने मानव लिखित संविधान बना लिया। तो पाकिस्तान हमेशा इस दुविधा में रहा, मानव लिखित संविधान बना लिया, यानी पाकिस्तान भी इस्लामी राज्य है लेकिन उसका शासन का तरीका सऊदी अरब और ईरान जैसा नहीं है। बात को और कह दे, पाकिस्तान सऊदी अरब ईरान की तुलना में ज्यादा सेकुलर है। भाई सेकुलरिज्म एक सापेक्षिक शब्द है। सेकुलरिज्म का सीधा मतलब होता है जहां पे राज्य का कोई आधिकारिक धर्म ना हो, वो पंथनिरपेक्ष राज्य है। पाकिस्तान में राज्य का आधिकारिक धर्म है और वो इस्लाम धर्म है, तो पाकिस्तान सेकुलर कैसे हो सकता है? लेकिन यहां मैं तुलनात्मक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। ईरान सऊदी अरेबिया ज्यादा सेकुलर है पाकिस्तान की तुलना में। लेकिन अब स्वाभाविक रूप में यहां संविधान लिख दिया गया, अब पाकिस्तान इस उलझन में फंस गया। अब पाकिस्तान इस उलझन में फंस गया, भाई संविधान से शासन चलेगा तो आपको धार्मिक ग्रंथों को नीचे मानना पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे पाकिस्तान में नवाज शरीफ आए, उसके पहले जनरल जियाउल हक आए। जनरल जियाउल हक ने पहली बार पाकिस्तान में आकर ही प्रावधान कर दिया, ईस निंदा का कानून 79 के बाद पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक ने पहली बार लागू किया। इसका मतलब है धीरे धीरे पाकिस्तान और आगे बढ़ता चला गया। आज उसका अगला स्टेप आ रहा है तालिबानी। पाकिस्तान में तालिबानी आ गए हैं। देखिए, तालिबानी का मतलब है स्टूडेंट। तालिबान शब्द सीधा छात्र से संबंधित है, तो जो इस्लामी छात्र है उन्हें तालिबान कहा गया। तालिबानियों की मांग है कि पाकिस्तान अगर धार्मिक आधार पर बना है तो वहां पे बाकायदा शरीयत और कुरान के अनुसार शासन होना चाहिए, हमें मानव लिखित संविधान मंजूर नहीं है। यानी यही तो झगड़ा था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में संविधान लिखा गया, चुनाव हुआ, तालिबानियों ने सब कुछ आके कूड़ेदान में फेंक दिया। उनका नहीं भाई, न चुनाव होगा न संविधान होगा। जब हमारे पास धार्मिक ग्रंथ हैं तो स्वाभाविक रूप में शासन करने के लिए हमें और ग्रंथ अपनाने की आवश्यकता नहीं है। अब पाकिस्तान की दुविधा समझिए, कैसे पाकिस्तान राष्ट्र निर्माण के रूप में फेल हो गया। ये बड़ी ध्यान सुनने की बात है मेरे बच्चों, भारत के लिए संदेश है। भाई पड़ोसी फेल हो रहा है तो उसको देख कर कुछ हम सीखेंगे, उस फेल होके सीखेंगे, उसको ही देख के सीख लीजिए। तो हम बार बार ये कह रहे हैं धार्मिक आधार पर राज्य बना देंगे तो हमारे यहाँ संत एक एक से संत महात्मा आ जाते हैं।
अब वो बताएंगे कि समाज कैसे चलना चाहिए। ना ना, अब अंदर बैठो आश्रम में, हमारी पार्लियामेंट बताएगी देश कैसे चलना चाहिए। वही प्रवृत्तियां देखेंगे। भारत में भी तो कट्टरवाद बढ़ रहा है। भारत में तमाम गुरु आ गए, अब धर्म सम्मेलन करेंगे और कहेंगे हम बताएंगे पॉलिसी कैसे चलेगी। अरे बैठो आश्रम में आराम से, पॉलिसी मत बताओ। हमारे पास विवेक है, हम शासन को चला लेंगे। अब मामला फंस गया। एक तरफ पाकिस्तान में तालिबानी है, तालिबानी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ धर्म का शासन होना चाहिए। दूसरी तरफ बलूची है, बलूची कह रहे हैं भाई धर्म का शासन बाद में होगा, पहले हमें जाने दो। तो बलूचों से पूछा तुम लोग हो क्या, उनका बलूची, उनका इस्लाम। इस्लाम करनो गंदी बात, बलूची बलूची। अब सवाल है, यही बात पहला झगड़ा हुआ बंगालियों के साथ। जब पाकिस्तान बना, तब ये हुआ कि पाकिस्तान में भाषा कौन हो। राष्ट्र निर्माण की समस्या पाकिस्तान में हमेशा समस्या आई। अब पाकिस्तान में भाषा कौन हो, तो पाकिस्तान का उर्दू आधिकारिक भाषा होगी, और इधर जो बंगाली थे अब भलो बची। पश्चिमी पाकिस्तान का चुप, भलो बची, उर्दू उर्दू भलो बची। और बंगाली के लिए कहा जाता है सब कुछ छोड़ सकता है वो, बंगाली नहीं छोड़ सकता। और अब वहां समस्या आ गई। यही समस्या पाकिस्तान के सामने आज भी है। और जैसे धर्म का प्रभाव बढ़ता चला गया, अब वहां अलग अलग समस्या है। पाकिस्तान राष्ट्र निर्माण के सामने समस्या क्या है? अगर धर्म का पहचान वहां हटा दीजिए तो सिंधी अलग हैं, मुहाजिर अलग हैं, पंजाबी अलग हैं, सब अलग अलग तरीके से आ जाते हैं। यही विविधता भारत में है। भारत के संविधान की खूबसूरती ये है, इतने विविधतापूर्ण समाज को हमने जोड़ रखा है। याद रखिएगा, जिस दिन ये सब हिंदू हिंदू सब लोग कहने शुरू कर देंगे, उस दिन समाज बिखरेगा। इतनी हमारे यहाँ विविधता है। इसका मतलब भारत की विविधता आप जानते नहीं, पाकिस्तान से सबक ले लीजिए। तो अब पाकिस्तान में अगर आप इस्लाम की पहचान को हटा दीजिए तो स्वाभाविक रूप में समाज बिखरने का कारण आ जाता है। अगर आप इस्लाम की पहचान को लागू कर दीजिए तो कट्टरवाद आ जाता है। दोनों मामलों में समस्या है। और जिस समाज में कट्टरवाद बढ़ेगा, कौन निवेश करने आएगा? देख लीजिए, जिस समाज में कट्टरवाद बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि हो पाए। कट्टरवाद की एग्जाम्पल अब देखिए, कल के लिए कट्टरवादी कह देंगे ये खाना पीना मना है। अब देखते ना, भारत में भी कई लोग कह देते हैं यहाँ वेज होगा, यहाँ नॉन वेज होगा। कमाल की बात है यार, आप डिसाइड करोगे ये ड्रेस होगा, ये ड्रेस नहीं होगा। जहां जहां कट्टरवाद होगा, फिर ये तय करेंगे कौन सी दुकान होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। और इसके लिए फिर विदेशी आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। कई लोग हमारे यहाँ पहुंचे गोवा के तटों पर, और उन्होंने कहा इससे हमारे संस्कृति का प्रदूषण हो रहा है। किसी ने कहा यहाँ बीच पे देखने आते क्यों हो, घर में बैठो। किसी ने बुलाया क्या बीच पे देखने के लिए? मेरे दोस्तों, कोई कह देगा शराब पीना धर्म के खिलाफ है, कोई कह दे कपड़ा पहनना धर्म खिलाफ है, कोई कह दे खाना धर्म खिलाफ है। कमाल की बात है यार, हमें भगवान ने विवेक दिया है नहीं दिया है? हर बात में हमें उपदेश चाहिए, ज्यादा ज्ञान लेने का नहीं। एक बच्चा मेरे क्लास में आया था, इस क्लास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, टी शर्ट पहन कर आया था। उनका ज्यादा ज्ञान मत दो। मैं कहा टी शर्ट कहां से लाया यार तुमने? इसलिए पाकिस्तान फेल हो गया, आर्थिक रूप में बदहाल है। आर्थिक रूप में बदहाल है। सेना और सिविलियन सरकार के संघर्ष आपस में चल रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति से बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है राष्ट्र निर्माण के कारण। और जरा सोच के देखिए, और पाकिस्तान तो कह रहा है हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी। इसलिए बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बन रहा है। इंटरेस्टिंग कहानी है ये। बांग्लादेश में हसीना को हटाया गया, या बांग्लादेश नया पाकिस्तान है? बांग्लादेश नया पाकिस्तान है। और अगर ऐसे ही प्रवृत्तियां बढ़ती रह गई तो भारत के लिए खतरा हमेशा से था। इसलिए आप देखेंगे जिस गोर में हम हैं, वहां सच मानिए पंथ निरपेक्ष शासन बनाए रखना बड़ा चैलेंज आ रहा है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, सब अनस्टेबल, मालदीव, और सब में धार्मिक कट्टरवाद चरम पर है। ऐसी फेज में आपको लगता नहीं कि ये प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ रहा है? इसलिए मेरे दोस्तों, ये ऐसा पड़ोसी मिल गया है यार, क्या बताऊं। मतलब ऐसा पड़ोसी है कि जो, इसलिए अब ऐसे पड़ोसी के साथ क्या किया जाए? नंबर एक, ठांस दिया जाए।
नंबर 2 संबंध बनाया जाए, नंबर 3 बाय बाय कह दिया जाए। इसलिए आप याद रखिए, पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, कश्मीर उसके इस्लामी राष्ट्रवाद की धारणा को सिद्ध करता है। जरा सोच के देखिए। और इसलिए पाकिस्तान का इस्लामी राष्ट्रवाद हर जगह है, कश्मीर क्यों चाहिए? मुस्लिम ज्यादा है। अब भारत में कभी दंगे हो जाएं, अपने आप में निंदनीय है, बड़ा शर्मनाक है। पाकिस्तान हर मुद्दे पर प्रवचन देता रहता है, भारत में मुस्लिमों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम क्या हैं, तुम बताओगे हमारे यहाँ क्या हो रहा है? उसने कहा हाँ बिल्कुल बताएंगे। उनका क्यों? कहा मुस्लिम हमारे हैं। मैंने कहा तुम्हारे हैं? ये कमाल की बात है। भाई इंडिया में रहने वाले मुस्लिम किसके हैं? पाकिस्तान के। हमने कहा चुप कर, अपनी बहू रख नहीं पाया, हमको उपदेश दे रहा है। मेरे बच्चों, अरे ये मजाक की बात मैं नहीं कर रहा हूं। देखो दोस्तों, पड़ोसी देखो देखो एक बात याद रखना, मैंने चाइना की बड़ी तारीफ भी की थी, और पाकिस्तान की मैं बुराई, पाकिस्तान की बुराई इसलिए नहीं कर रहा हूं, भारत झगड़ा है। पाकिस्तान वाकई फेल हो गया, ये बात की घटना है। तभी भी सानिया मिर्जा शादी के बाद पाकिस्तान नहीं गई। एक विचारक ने किताब लिखा, मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान। ये विचारक ने किताब लिखा है। और हैरानी की बात यह है, पाकिस्तान के पास वो भाग था पंजाब का जो भारत का सबसे समृद्ध पार्ट था। और वह पाकिस्तान की बदहाली कहानी इतनी ही मैं बता दूं, जब पाकिस्तान बना था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है। जो पाकिस्तान का सबसे गरीब पार्ट था वो पूर्वी पाकिस्तान था, संपन्न था पश्चिमी। और आज पूर्वी पाकिस्तान की इकोनॉमी पश्चिमी पाकिस्तान से बेहतर हो गई। यकीन मानिए, पाकिस्तान में जिसके पास भी थोड़ी सी पैसा है वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान से जितने लोग माइग्रेट किए हुए हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जिसके पास थोड़ा पैसा है वो यूं ही भाग गया, जिसके पास थोड़ा पैसा है वो लंदन चला गया, अमेरिका चला गया। पाकिस्तान बदहाल हो गया। क्यों? अब सवाल है, पड़ोसी फटेला तो समस्या, अब पड़ोसी पावरफुल तो समस्या। कहानी लिखने की है। क्या लिखा आपने? भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान विवाद का मूल कारण। अच्छा, किसी किसी बच्चे ने कहा है कि क्या धार्मिक ग्रंथ में सारे पहलू लिखित होते हैं? देखिए, दुनिया किसी धार्मिक ग्रंथ में सारे पहलू लिखित नहीं होते, लेकिन हम ये मान लेते हैं। जैसे आप देखेंगे, गीता पढ़ेंगे, महाभारत, भाई मैंने न कुरान पढ़ा है न सीरत पढ़ा है, न पूरी गीता पढ़ी न पूरी महाभारत पढ़ा है, धार्मिक ग्रंथ मैंने कोई पढ़ा नहीं है, लेकिन जो आधार थोड़ी थोड़ी बात जानकारी है। दुनिया किसी धार्मिक ग्रंथों में प्रशासन के या पॉलिटिकल सिद्धांत नहीं है। बस वो बताए जाते हैं कि प्रशासन, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी भी ऐसे चलनी चाहिए। तो आप याद रखिएगा, अगर धर्म के आधार पर आप अर्थव्यवस्था चलाएंगे तो अर्थव्यवस्था चल ही नहीं पाएगी। तो दुनिया में तो फिर प्रगति हो ही नहीं पाएगी। तो आप रास्ते तो दो ही हैं। इसका मतलब है समस्या धार्मिक ग्रंथों में नहीं है, समस्या उनकी व्याख्या में है। समस्या धार्मिक, भाई धार्मिक ग्रंथ उपयोगी क्यों है? वो नैतिक सिद्धांत बताने के लिए, लेकिन उनका प्रयोग नैतिक सिद्धांत तक बताइए, शासन को तय मत करिए। और हुआ क्या, शासन करने वाले लोगों ने उन्हीं धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेकर सत्ता पे अपनी कब्जा कर लिया। क्योंकि समस्या समस्या धर्म से नहीं है, समस्या धर्म के राजनीतिक प्रयोग से है। और पॉलिटिशियन ये बात जानता है। इसे जरा ध्यान से देखिए, दुनिया के सबसे समृद्ध भाग में एक है पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया में आज भी लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां राजा महाराजाओं ने अपने शासन किस आधार पर लेजिटिमेसी दी है? धार्मिक आधार पर। जबकि इस्लाम जैसा डेमोक्रेटिक रिलीजन आपको, इस्लाम में खासतौर पर एक समाजवाद दिखता है, उसका लोकतंत्र दिखता है। अब मेरी धर्म की व्याख्या अलग है, किसी हो सकता है किसी और व्यक्ति की व्याख्या अलग हो जाए। इस्लाम में लोकतंत्र क्यों है? शादी विवाह में चयन होता है, कबूल है,
पत्नी से पूछा जाता है। तो कितना डेमोक्रेटिक थियरी है। पैगंबर साहब की पत्नी आयशा पढ़ी लिखी महिला थी, तो इस्लाम में महिलाओं की शिक्षा का विरोध कहा जो तालिबानी कहते हैं। अब यही तो बात है कि आप धर्म की व्याख्या चाहे जैसे कर देंगे। जकात समाजवाद का बेस है। अगर आप दान देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो अब इन प्रिंसिपल के बजाय जिहाद तो इस्लाम का कोई प्रिंसिपल था ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या बन गया? जिहाद। ये पॉलिटिकल यूज है इस्लाम का, धार्मिक यूज नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, मलाला की मैंने धार्मिक ग्रंथ तो नहीं पढ़े, मलाला किताब मैंने पढ़ा कि वाई एम मलाला। तो मलाला चूंकि उसी तालिबानियों की विक्टिम थी, तो मलाला ने कहा कि जो मेरे पिता ने इस्लाम बताया था उसमें यह हमें बताया गया था कि इस्लाम का मतलब है नमाज, हज, जक़ात, और एक दो प्रिंसिपल उन्हें उनका। जिहाद तो इस्लाम का प्रिंसिपल था ही नहीं। जिहाद प्रयोग किया गया पाकिस्तान के द्वारा, अफगानिस्तान में, ईरान में। भाई जिहाद का मतलब क्या है? धार्मिक संघर्ष। दुनिया में धार्मिक संघर्ष की कहानी हर धार्मिक ग्रंथ में है, लेकिन दुष्टों खिलाफ या निर्दोष खिलाफ? कमाल की बात है। और मलाला की पूरी कहानी तो ऐसी थी कि मलाला के पिता एक इंग्लिश स्कूल चलाते थे पाकिस्तान में। अभी मैं पाकिस्तान का दिखा देंगे आपको। तो मलाला के पिता को तालिबानों ने धमकी दे दी कि तुम इस्लाम खिलाफ काम कर रहे हो। मलाला के पिता ने कहा इस्लाम खिलाफ काम कर रहा हूँ, ये तुम्हें कैसे पता है? ये मैं मलाला किताब का रेफरेंस दे रहा हूँ, आप कभी किताब को पढ़ भी सकते हैं। तो उन्होंने कहा इस्लाम खिलाफ मैं काम कर रहा हूँ, ये आपको कैसे पता है? उनका लड़के लड़कियों को एक साथ बैठाते हो। ओ माय गॉड, अगर हम अफगानिस्तान में होते तभी क्या होता पाकिस्तान में? मलाला के पिता ने कहा अरे भाई, लड़के लड़कियों को एक साथ बैठाना है इस्लाम में, इस्लाम में तालीम को परमिशन है। तालिबान ने कहा ना ना, लड़के लड़कियां एक साथ बैठ ही नहीं सकती। नहीं नहीं, पीछे लोग साथ भी बैठे हैं, देख लो। तो अच्छा, एक खास बात है। दूसरे, फिर वो क्या हुआ? फिर मलाला के पिता ने जब स्कूल चलाना शुरू किया, फिर तालिबानियों ने जाके उन बच्चियों के पिता को धमकी दे दी। उन बच्चियों के पिता को धमकी दिया, अगर आप अपने बच्चियों को स्कूल में भेजते हैं तो हम आपको मारेंगे। तो मलाला फिर उन बच्चियों घर पे गई, तो डर के मारे उन्होंने अपने बच्चियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। तो मलाला धीरे धीरे उन बच्चियों के घर पे गई। मलाला ने कहा कि नहीं, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, इस्लाम में किसी प्रकार की तालीम की पाबंदी नहीं है। बाद में इसी बात के लिए तालिबानियों ने मलाला को गोली मारी थी कि जो हमने फरमान जारी किया तुम उसकी अवहेलना कर रही हो, तुम्हें इस्लाम की ज़्यादा अच्छी व्याख्या है। तो अगर सोच के देखिए, तालिबान ने जो प्रयोग किया है इस्लाम का, वो तो इस्लाम का मतलब ही नहीं है। यही तो बात है, धर्म के आधार पर कोई कुछ कह सकता है, व्याख्या तो किसी तरीके की हो सकती है। तो फिर उसके बड़े दुष्परिणाम आ जाते हैं। क्या लिखा आपने? हाँ। भारत पाकिस्तान के विवाद का मूल कारण पाकिस्तान। पाकिस्तान के राष्ट्र निर्माण की समस्या है। पाकिस्तान के राष्ट्र निर्माण की समस्या है। पाकिस्तान की विदेश नीति का मूल आधार पाकिस्तान की विदेश नीति का मूल आधार इस्लामी एकता का सिद्धांत है। पाकिस्तानी विदेश नीति का मूल आधार इस्लामी एकता का सिद्धांत है। पाकिस्तान स्वयं को दक्षिणी एशियाई देश नहीं मानता।
पाकिस्तान स्वयं को दक्षिण एशियाई देश नहीं मानता, अपितु अपनी पहचान इस्लामी देश के रूप में करता है। पाकिस्तान स्वयं को दक्षिण एशियाई देश नहीं मानता, बल्कि अपनी पहचान एक इस्लामी देश के रूप में प्रस्तुत करता है। इसी आधार पर पश्चिमी एशियाई देशों के साथ इसी आधार पर पश्चिमी एशियाई देशों के साथ संबंध निर्माण की पैरवी भी करता है। इसी आधार पर पश्चिमी एशियाई देशों के साथ संबंध निर्माण की पैरवी भी करता है। अगला पॉइंट, पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर पर दावा, पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर पर दावा इसी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर पर अपना दावा इसी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। और उसकी विदेश नीति का मूल आधार ही भारत विरोध है। उसकी विदेश नीति का मूल आधार ही भारत विरोध है। क्योंकि भारत ने जिस पंथ निरपेक्ष आधुनिक राष्ट्र का सिद्धांत बनाया, भारत ने जिस पंथ निरपेक्ष आधुनिक राष्ट्र के सिद्धांत का निर्माण किया, भारत ने जिस पंथ निरपेक्ष आधुनिक राष्ट्र के सिद्धांत का निर्माण किया, वह पाकिस्तान की विचारधारा के प्रतिकूल है। वह पाकिस्तान की विचारधारा के प्रतिकूल है। अगला पॉइंट, पाकिस्तान पाकिस्तान एक और भारत की बराबरी करने का प्रयास करता है। बराबरी अंडरलाइन। पाकिस्तान एक और भारत की बराबरी का प्रयास करता है। दूसरी ओर महाशक्तियों का सहारा लेकर पाकिस्तान एक और भारत के साथ बराबरी का प्रयास करता है। दूसरी ओर महाशक्तियों का सहारा लेकर इस समय इसका मतलब चीन पढ़ा जाए, ब्रैकेट में चाइना। महाशक्तियों का सहारा लेकर भारत भारत को घेरने की रणनीति अपनाता है। भारत को घेरने की रणनीति अपनाता है। महाशक्तियों को घेरने की रणनीति अपनाता है। अब जरा एक एग्जाम्पल अब देखिए।
देखिए, पाकिस्तान कुल मिला के अगर जियो पॉलिटिक्स अब देखेंगे, पाकिस्तान बलूचिस्तान सिंध दो प्रांत हो गए, पंजाब तीसरा प्रांत है, और खैबर पख्तूनख्वा चौथा प्रांत है। पीओके के लिए उसने कोई नाम नहीं रखा है। पीओके के बारे में भी पाकिस्तान वो किसी आज़ाद कश्मीर की बात करता है, उसके लिए आज़ाद कश्मीर है, हमारे लिए पीओके है। तो खैबर यानी पाकिस्तान में चार प्रांत है, आबादी लगभग 20 से 22 करोड़ है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, चार प्रांत है, इसके बावजूद हमसे बराबरी का दावा करता है। इस सुनने में कैसा लगा? अब जरा सोच के देखिए। अब एक खास बात है, देखिए ये बराबरी की टेंडेंसी क्यों आती है। हकीकत की बात है, पाकिस्तान हमारा भाई है, लेकिन क्या? नहीं नहीं, भाई है, बेटा नहीं है मेरे बच्चों। अरे भाई, पाकिस्तान हमारा भाई है, हमसे ही बढ़ के उसका निर्माण हुआ है, बेटा नहीं है वो। दूसरी बात, लेकिन भाई है मक्खी चंद पांडे जैसा। आपने दबंग मूवी देखी है? अब सवाल है, आपको मैं बता दूं, अगर दो सगे भाई हैं, एक अधिकारी बन गया, दूसरा फुक्कड़ बन गया, तो आप याद रखिए, भले ही भाई फुक्कड़ हो, लेकिन दावा बराबरी का ही करेगा वो, क्योंकि आपका भाई है। पाकिस्तान हर मामले में भारत से बराबर के दावे करता है। अब जरा सोच के देखिए। अब आप याद रखिए, जब भी कोई देश फॉरेन पॉलिसी बनाता है, देखिए फॉरेन पॉलिसी का मूल बेस क्या होता है? अपना हित आगे बढ़ाना। फॉरेन पॉलिसी में आपको केवल ये नहीं होना चाहिए कि आप केवल दूसरे का नुकसान करेंगे। ये बात ठीक है कि जब भी एग्जाम दीजिए, अपने पढ़िए, लेकिन कोशिश करिए दूसरे को डिस्टर्ब करते रहिए। हाँ भाई, बहुत जरूरी है। एग्जाम में दूसरे को डिस्टर्ब करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम कॉम्पिटिटिव है। और ये बात आप खूब अपने पढ़ लीजिए, उसके बाद जाके दूसरे को डिस्टर्ब कर दिया, कहिए क्या, यार मेरा तो पढ़ने में मन ही ले रहा है, चलो घूमते हैं, पढ़ने वढ़ने से कुछ होता नहीं। जो लोग आईआर नहीं पढ़ते, बड़े भावनात्मक तरीके से बात करते हैं, मतलब लोगों को दिखाते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ। हॉस्टल में झूठ मूठ का लाइट जला कर रखेंगे, जैसे ये सोचे कि बहुत पढ़ने वाला लड़का है। ये भावनात्मक तरीका है। हर आदमी गाइड करते, हर आदमी कह रहे हैं ये तुमको नहीं आता, हमसे ले लो, हमसे ले लो। कमाल की बात है। किसी को कभी दिखाओ मत कि पढ़ रहे हो। बस कोई ये पूछे, यार तुमको आता है, सबसे पूछा, यार अरे यार मुझे तो आता नहीं, ओ माय गॉड, जरा तुम ये बता दो, अरे भाई तुम बहुत बड़े विद्वान हो। जब रिजल्ट आएगा पता चला वो पास कर गया, उसके बाद आप क्या कहेंगे? ओ माय गॉड, ये तो तकदीर का खेल है, उसको मैं पढ़ाता था, वो एग्जाम पास कर गया, तुम गधे थे। जो समझ नहीं पाया कि उसने क्या डिप्लोमेसी प्रयोग किया। यहाँ तो बच्चे बच्चे जो भावनात्मक होते हैं, दिखाते हैं, एग्जाम आ रहा है, बहुत पढ़ रहे हैं, दाढ़ी उड़ी बढ़ा लेंगे। एक बच्चा बैग लेके पार्क में घूम रहा था। नहीं, आजकल बच्चे फैशन के लिए दाढ़ी रखते हैं, वो उसका पढ़ाई से मतलब नहीं है, नहीं उसको पर्सनल लिया जाए। लेकिन आप याद रखो मेरे बच्चों, कभी किसी को दिखाओ ही मत कि आप पढ़ते हो, कभी किसी को शो मत करो। और ये डेंग शाओपिंग ने कहा था, अभी आगे आपको बता देंगे, हाइड योर स्ट्रेंथ बाय योर टाइम। ये जो उनकी फिलॉसफी है, कभी काम करते रहो, ये दिखाओ ही मत कि किसी से मत बताओ। मोहल्ले से क्या बता दिया, मैं आईएएस तैयारी कर रहा हूं, अब उसकी नकारात्मक ऊर्जा लगी, आईएएस बनना चाहते हो, हम भी जरा देखें कैसे आईएएस बनना चाहता है। और उसने आपको फांसने का तरीका बना, इसको कहीं कहीं फंसाओ इसको। ये सोच कैसे रहा आईएएस बनने की? किसी से बताओ ही मत। रिजल्ट छपेगा तो याद रखिए पूरी दुनिया जानेगी। हाइड योर स्ट्रेंथ बाय टाइम, कीप अ लो प्रोफाइल। ये चाइना के डेंग शाओपिंग ने कहा था। आज जब चीन का उभार हो रहा था, डेंग शाओपिंग पूछा गया आपकी हैसियत क्या है, उन्होंने कहा अरे हमारी हैसियत क्या है, ऐसे हम काम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में चीन का डंका बज रहा है। और यहाँ पीटी नहीं पास हुआ, मिठाई बांट दी है, लो पीटी पास हो जाए, टीचर के अलावा किसी को मैं बताओ पीटी पास हुआ है। पीटी पास होने का वैल्यू नहीं है, पूरा एग्जाम पास होने का वैल्यू है। और पीटी पास हुआ नहीं, पार्क में बैठ के गाइडेंस भी देना शुरू कर दिया, लो, और एक दो हाथ हो नहीं आगे निकल गए। जब तक पूरा रिजल्ट ना आ जाए किसी को बताना बिल्कुल भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं।
ये बात बहुत जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान क्या है, हमसे बराबरी करता है। अब हम परमाणु परीक्षण करेंगे तो इसको खजुली करता है, ये भी परमाणु परीक्षण करेगा। अरे हमने अभी अभी अंतरिक्ष में क्या छोड़ा था, मंगल, क्या छोड़ा? अभी हमने जैसे अंतरिक्ष में चंद्रयान छोड़ा, उसके बाद उसने कहा भाई हम क्या छोड़े, हमने कहा तुम्हारे पास है क्या छोड़ने के लिए? बहुत कोशिश किया छोड़ने के लिए, तो उसने बाद में कहा कोई बात नहीं, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, फिर भी मेरा प्रयास है। इधर से जब इंडिया ने गौरी गौरी प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया, तो उसने उधर से किया, इधर से पृथ्वी उधर से गौरी, इधर से अग्नि उधर से हफ्ता। कमाल की बात है। अब सवाल है कि दीपावली में आप ऐसे पड़ोसी से कंपटीशन कर, इसके पास पटाखे का जखीरा है, और आप 2 रॉकेट मार के बोतल भर के तैयार बैठे हो, वो 2 रॉकेट कब तक चलेगा? अजीब सा पागलपन नहीं है? इतने बड़े देश के साथ इस आधार पे कॉम्पीट करना कि वंस अपॉन अ टाइम एक समय हम दोनों भाई थे, और दोनों भाई थे, ये हमसे आगे कैसे जा सकता है? ये पाकिस्तान की पॉलिसी है, और पाकिस्तान जानता है कि भाई आबादी आबादी हमारी कम है, संख्या कम है, लेकिन दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा राज्य है, दुनिया में कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिनके पास अवकाश से ज्यादा हथियार है। ध्यान सुनने की बात है ये। वेपन्स बहुत जरूरी है डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए, लेकिन आपके पास वेपन्स अवकाश से ज्यादा नहीं होने चाहिए कि पता चला इतनी बंदूक खरीद ली कि उसमें गोली भराने का भी पैसा नहीं है, खोखा लेकर टहल रहे हो। कई लोग गांव में बंदूक लेकर टहलते रहते हैं, उनसे पूछो कहाँ चल दो, जहां कहो वहां चल दो, बस इसमें गोली भरा दो, जहां चाहोगे वहां फायरिंग कर देंगे हम। पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, वियतनाम भी इसी रास्ते पे था। 90 के बाद वियतनाम ने चेंज, वियतनाम ने समझ गया नहीं भाई डेंजरस रास्ता है। आपको पता है पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार भारत की तुलना में ज्यादा है। ये अरे मेरे बच्चों, सिपरी की रिपोर्ट यही बताती है। जो सिपरी की रिपोर्ट काफी ऑथेंटिक माना जाता है, वो आज भी यही बताती है। अब न तो हमने गिना है ना आपने गिना है कहीं, भाई रिपोर्ट की बेस पे ही है। तो सिपरी की रिपोर्ट लगातार ये बताती है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार की संख्या भारत से ज्यादा है, और अगर ज्यादा ना भी हो, बराबर भी हो, तो बहुत चिंता का विषय है। बराबर भी ना हो, 2-4 कम हो, तो भी वो चिंता का विषय है। अब सोचिए, और उसके पास, आपको इतनी बात मैं आपको बता दूं, 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर जो हुआ था, वो लगभग बराबरी पर छूटा था। पाकिस्तान ने इतने हथियार खरीद रखे हैं कि उसका तरीका ही था भारत से लड़ना है, भारत से लड़ना है। इसका मतलब है, और आपको याद दिला दें, अगर आपको यह लगता हो कि पाकिस्तान कश्मीर लेकर चुप हो जाएगा, ना ना, उसको पूरा हिंदुस्तान चाहिए। उसको आप, अगर आपको यह गलत फहमी हो कश्मीर तक मामला खत्म हो जाएगा, उसको क्या चाहिए? पूरा हिंदुस्तान। और अगर पाकिस्तान की इस बात को मान ही लिया जाए कि कश्मीर इसलिए दे दिया जाए कि उसमें मुस्लिम ज्यादा है, तो इसका मतलब जहां जहां हिंदुस्तान में मुस्लिम है, उस सब किसके भाग हो गए? पाकिस्तान के। कितना बड़ा सिद्धांत है उसका। इसलिए पाकिस्तान का सीधा, पाकिस्तान से बार बार कहा जाता है भाई भारत से तुम्हारी पटरी क्यों नहीं होती है? उन्होंने कहा भारत हमें तोड़ने की कोशिश करता है। हमने कहा हमने तोड़ने की कोशिश करते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया, प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री लाहौर गए, अटल बिहारी वाजपेयी, मीनारे पाकिस्तान, जहां पे पाकिस्तान की राष्ट्र की नींव रखी गई है, मीनारे पाकिस्तान को हाथ पकड़ कर उनका अल्लाह कसम खाता हूं, मैं पाकिस्तान का समूचा अस्तित्व देखना चाहता हूं। इतना हमने दावा किया, लेकिन पाकिस्तान को एक बहाना चाहिए, और आप याद रखिए इस बहाने को और भी आगे बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान ने भारत को कृत्रिम दुश्मन मान लिया। पाकिस्तान कह रहा है भारत हमारा विनाश कर देगा, तो पाकिस्तान की रक्षा के लिए कोई तो होना चाहिए। पाकिस्तान की सेना, चीन तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए पाकिस्तान ने लोकतंत्र के बजाय किसका रास्ता अपनाया? सेना का। क्यों? भारत का विरोध करना है। क्यों? कश्मीर लेना है। कश्मीर लेना है, भारत का विरोध करना है, तो पाकिस्तान को शक्तिशाली बनना है। अब यही बात तो समझाने की है पूरे दक्षिण एशिया में। यकीन मानिएगा आप, अगर आप कभी लॉजिकली आप देखिए, भाई ठीक है, आज तो आप ये मान सकते हैं कि नहीं बीजेपी सरकार भी आक्रामक है पाकिस्तान के प्रति, तो पाकिस्तान क्यों हथियार न रखे? नेहरू कब आक्रामक थे? अरे मैं नेहरू की बात कर रहा हूं, मैं अभी की तो बात ही नहीं कर। जिनको ये लगता हो कि ना ना आप तो केवल पाकिस्तान गलती दिखा रहे हैं, हमारी गलती तो आप दिखा ही नहीं रहे,
मैं भी वर्तमान में भारत की भी खामी आपको बताऊंगा। नेहरू के समय कौन सी खामी थी? अगर नेहरू के समय भी पाकिस्तान ताबड़तोड़ तरीके से हथियार ले रहा था, तो सवाल है नेहरू ज्यादा शांतिप्रिय कौन था? इसका मतलब है कि मंशा पाकिस्तान की अलग तरीके की रही है। तो आप इसके एग्जाम्पल कितने ज्यादा हैं। और अब चूंकि भारत ने क्या किया, लोकतंत्र का रास्ता अपना लिया, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, सेना को इतना पावरफुल बना दिया कि सेना ने कभी वहां लोकतंत्र को टिकने ही नहीं दिया। आपको हम याद दिला दें, सेना ने, और इसीलिए कहा भी जाता है, हुसैन हक्कानी ने किताब लिखी, उसने कहा पाकिस्तान में पावर जो सेंटर है, मिलिट्री, मॉस्क, मौलवी, मुल्ला, ये तीन पावर सेंटर है पाकिस्तान में। मैं राइटर के रेफरेंस आपको दे रहा हूं। ज्यादा तौर पे हम सैद्धांतिक बातें करते हैं, अपने भले कुछ एग्जाम्पल दे दें, बाकी सब बातें शशि थरूर से पूछा गया कि पाकिस्तान का ब्रदर एनिमी टाइटल यही है। हम सामान्यतः किसी देश को दुश्मन नहीं कहते। उन्होंने टाइटल क्या दिया है पाकिस्तान के लिए? भाई है, लेकिन क्या है? दुश्मन है। वो है तो भाई, लेकिन और अगर भाई दुश्मन हो जाए समस्या ज्यादा होती है। भाई सारी आपकी पोल पट्टी जानता रहता है, वो बचपन से पला बढ़ा है। तो पाकिस्तान हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा रहता है। पाकिस्तान का मतलब भारत विरोध इस कदर पे है, मतलब आप कल्पना करिए, अफगानिस्तान में हमको कहता है यहां से भाग जाओ, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएगा तो 25 बार भारत का नाम लेगा। इमरान खान तो गए थे, 48 मिनट के भाषण में 52 बार भारत का नाम लिया था। ये मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं। अगर 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 पाकिस्तान में बाढ़ आ जाए तो भारत ने पैदा की है। पाकिस्तान में सूखा आ जाए तो किसने पैदा किया है? भारत ने। यहां तक कि मालदीव में एक बैठक थी, अब जरा सोच के देखिए, पाकिस्तान जैसा राज्य बांग्लादेश का प्रयोग करके, नेपाल का प्रयोग करके, मालदीव का प्रयोग करके भारत को डिस्टेबलाइज कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। एक छोटे से राज्य ने भारत को तंग करके रखा हुआ है। ऐसा कोई दुनिया में दूसरा एग्जाम्पल नहीं हुआ। इसराइल का रिएक्शन अब देखिए, इसराइल का रिएक्शन देखिए, जब भी उसके ऊपर कोई आतंकवादी हमला होता है पलट के दंदना के 25 गोली मारता है। और हम 1988 से आतंकवादी घटनाओं को देख रहे हैं और पाकिस्तान से कहते हैं भाई आतंकवादी क्यों भेज रहे हो? ऐसे दुनिया का और भी कोई राज्य बिहेव करता है क्या? लेकिन आगे लिख लीजिए, हेडिंग चेंज कर लीजिए। भारत पाकिस्तान के बीच हेडिंग है, भारत पाकिस्तान के बीच गहरे अविश्वास के कारण। अविश्वास है, गहरा अविश्वास है, गहरा है, हल्का नहीं है। हेडिंग है, भारत पाकिस्तान के बीच गहरे अविश्वास के कारण अच्छा, लास्ट वाली बात तो मैंने आपको बताई नहीं है। मालदीव में पर्यावरण की बैठक हो रही थी। पर्यावरण में होने वाली बैठक में पाकिस्तान से पूछा गया, हाँ भाई आप भी कोई भाषण दीजिए। उनका दुनिया में पर्यावरण की समस्या का मूल कारण कश्मीर है। कश्मीर है। तो उसे पूछा कैसे? उनका कश्मीर के कारण बहुत सेनाओं की तैनाती ऊपर हो गई है। अब सेनाओं की तैनाती ऊपर कश्मीर में बर्फ पिघल रही है, और बर्फ पिघल रही तो पर्यावरण की समस्या हो रही है। और आपको मैं बता दूं, आप कभी देखना, एक मूवी है हैप्पी भाग जाएगी, बड़ी पुरानी मूवी है, और आप याद रखिएगा मूवीज की खास बात होती है, बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बातों को लेमैन की लैंग्वेज में बता देते हैं। बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बातें होंगी, लेमैन की लैंग्वेज बता देते हैं। तो उसमें अब हैप्पी को ढूंढते हुए हैप्पी गई थी अमृतसर से लाहौर, तो भारती भी चला गया लाहौर। तो उसने सोचा किसी पाकिस्तानी का एड्रेस मिला, तो ये हुआ भाई इससे अगर पूछा जाए तो हैप्पी का पता बता देगा। तो उसको खूब शराब पिलाई। और ये मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब डायरेक्टर ये दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान में लोग शराब पीते हैं, जबकि इस्लाम में शराब पीना मना माना जाता है। शराब पिया उसने, तो उसके बाद उसने कहा कुछ मांगे, कुछ पूछें बताओगे कुछ, हैप्पी कहाँ है, हैप्पी का पता बता दो। उसने कहा कश्मीर के अलावा कुछ भी मांग लेना। मतलब कितनी बड़े मनोविज्ञान को दिखाएगा। वो व्यक्ति शराब पीकर जो अपने होश हवास में नहीं है,
उसे भी क्या याद है? कश्मीर। ये पाकिस्तान की इतनी बड़ी साइकी को दिखाया गया है उस मूवी में। इसलिए मूवी मूवी देखने में आंख नहीं, नजरिए का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। अब ये नहीं कि मूवी में तभी मन लगे जब ढक्कन ढुक्कम हो रहा है। अरे मतलब कि डांस वांस हो रहा है, ढक्कम ढुक्कम मतलब क्या है? भाई, क्या लिखा आपने? अरे हाँ, पहला पॉइंट। पाकिस्तान। पाकिस्तान यह प्रचारित करता है पाकिस्तान यह प्रचारित करता है कि भारत उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। देखिए, ये बहुत बड़ी लाइन है। भारत उसके अस्तित्व के लिए खतरे हैं। देखिए, खतरे दो प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य खतरा, एक होता है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। जब ये कहते हैं कोई अस्तित्व के लिए खतरा है, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई आपको कह दे मैं देख लूंगा, और कोई कह दे गोली मार दूंगा। गोली मार देने का मतलब है ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है। ये सामान्य थ्रेट नहीं है। इसे पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान का तर्क है कि भारत उसका अस्तित्व ही नहीं देखना चाहता। अब इससे पूछा गया, पाकिस्तान से पूछा गया, यार तुम ये बताओ, ये सब क्यों धारणा देते रहते हो, गंदी बात, हम तुम्हारा अस्तित्व नहीं देखना चाहते। मैंने कहा नहीं भाई, तुम्हारी निगाह में कोई खोट है। मैंने कहा बताओ। उन्होंने कहा देखो, तुम्हारा राष्ट्रगान क्या है, उसमें लिखा हुआ पंजाब सिंध गुजरात, सिंधु भी लेना चाहते हो भी। हमने कहा ओ बावरे। अरे मेरे बच्चों, ये तो किसी कवि की कल्पना है। कवि क्या कहता है, खैबर दर्रे से हवा आ रही है, इसका मतलब खैबर दर्रा मेरा हो गया। कमाल की बात है यार। इसीलिए, और पाकिस्तान एक और तर्क देता है ना, तुमने 71 में हमारा डिवीजन करवाया, तुम बलूचिस्तान में प्रॉब्लम कर रहे हो। न हमने 71 में पाकिस्तान का डिवीजन करवाया, और न हम बलूचिस्तान में प्रॉब्लम कर रहे हैं। कारण कुछ और है, लेकिन उसके कारण अभी बता देंगे। तो पाकिस्तानी आरोप लगाता रहता है हमारे ऊपर, और खास तौर पे अभी तो ये कहता है बलूचिस्तान बलूचिस्तान। समस्या ये है। अब बताइए, जब 75 सालों में पाकिस्तान, जो सबसे समृद्ध प्रांत कौन था? पंजाब। पंजाब के बाद दूसरा सिंध। और जब सिंध और मुंबई में जाकर कंपेयर कर लीजिए, कितना बड़ा फर्क आ गया। भाई, भारत इतने बड़े देश के साथ, लोकतंत्र के साथ, आगे चलकर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है, तो इसको बहुत बड़ी प्रगति कही जाएगी, तमाम समस्याओं के बावजूद। इसलिए इस देश में भी आवश्यकता है कि धार्मिक उन्माद फैलाने की आवश्यकता नहीं है, और रास्ते ऐसे जाते हैं जो देश को खत्म करते हैं। पाकिस्तान का लेबनान का सबसे लेबनान का एग्जाम्पल तो क्लासिकल है, कि धार्मिक उन्माद ने कैसे एक ऐसे शहर को विध्वंस कर दिया जो कि पश्चिम एशिया का सबसे प्रगतिशील, सबसे संपन्न, सबसे मॉडर्न सिटी थी। अब सिंध और बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे समृद्ध प्रांत स्वाभाविक रूप में पंजाब ही था। और पंजाब में, जैसे पंजाबी तो वैसे ही कनाडा और अमेरिका के नीचे बात ही नहीं करते, तो वो सब भाग गए इधर से। फिर भी पाकिस्तान की सेना में, प्रशासन में पंजाबियों को डोमिनेंस हमेशा रहा है, क्योंकि बहुत समृद्ध थे वहां पे। बलूची बलूची न सेना में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की टेरिटरी का लगभग आधा, 40% है पाकिस्तान के भूभाग का, लेकिन गरीबी बड़ी ज़्यादा है वहाँ पे, पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है। अब विकासशील देशों में आज तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया, पर विकासशील देशों में समस्या कॉमन है, आर्थिक पिछड़ापन। और आर्थिक पिछड़ेपन का मूल कारण गवर्नेंस, राजनीतिक अस्थिरता। अभी तीनों चीज आपस में जुड़ जाएंगी तो देश को बिल्कुल धरातल में चलेगा, और उसमें भी धार्मिक कट्टरवाद हो जाए फिर तो। इस वजह से बलूचिस्तान में पहले से पिछड़ापन है,
और बलूचिस्तान में हमेशा ये मांग होती रही है कि भाई बलूचियों का न शासन में रिप्रेजेंटेशन है, न प्रशासन में कोई बात है। देखिए ये समस्या भारत में भी रही है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र की खूबसूरती अब देखिए। ये भारत में ऐसा नहीं, क्षेत्रीय विषमता भारत में नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के कारण ऐसा हुआ। 75 साल में बाद एग्जाम्पल अब देखिए, लोकतंत्र के ही कारण ओबीसी एससी एसटी का शासन में डोमिनेंस हो गया। 75 साल पहले नहीं था। पाकिस्तान में चूंकि सैनिक शासन लंबे समय तक रहा, पाकिस्तान में वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया। यही राजा के शासन लोकतंत्र के शासन बड़ा बेसिक फर्क आ जाता है। भारत में जो सत्ता के बिल्कुल हाशिए पर था समाज में, वो शासन में चला गया। लोकतंत्र के कारण ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पाकिस्तान में ऐसी चीजें नहीं हो पाई। तो बलूचिस्तान जहाँ पे मिनरल्स खूब है, तो इनको हमेशा ऐसा आरोप होता है कि ये सारे हमारे संसाधनों का शोषण करते हैं। और कहाँ पे देते हैं? इधर। और बलूचिस्तान की दूसरी समस्या स्वाभाविक तौर पर उसका अफगानिस्तान से लगना। अफगानिस्तान को स्पॉइल करने के लिए पाकिस्तान ऐसा मॉडल पैदा किया जो भी आपको बता देंगे। और तीसरा इधर पश्चिम में से ईरान। तो दोनों जगह से बलूचिस्तान को प्रॉब्लम आई। अब बलूचिस्तान के लिए स्वाभाविक तौर पर हम जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान के धार्मिक राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति जिम्मेदार है। जहां आप याद रखिए, जहां भी आर्थिक विषमता होगी, जहां हिंसा होगी, वो क्षेत्र पिछड़ेगा। तो बलूचिस्तान पिछड़ गया। बलूचिस्तान और उसके ऊपर ये पूरा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा है, इस सीमा को पाकिस्तान ने ऐसा मोबिलाइज किया था। सोवियत संघ में अफगानी सेनाओं, अब सोवियत संघ की सेनाओं को अफगानिस्तान में लड़ने के लिए इसी सीमा का प्रयोग तो किया गया था। तो पाकिस्तान ने जानबूझ के इस पूरे एरिया को एकदम टेरराइज कर दिया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने, आप जानते हैं आतंकवादियों को अलकायदा है कौन? पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति है अलकायदा के सारे समूह के लोग। अब वो कैसे पाकिस्तान के खिलाफ आ गया, वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आगे आपको बता देंगे। क्या लिखा आपने? खतरा है। लेकिन अब आपको एक अनऑफिशियल बात बता दें। आप कहोगे सर ये बात सही है कि हम बलूचिस्तान में कुछ नहीं करते कुछ नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान कश्मीर में ऐसा काम कर रहा है तो हम कोई साधु महात्मा है क्या? इतनी बात समझ लीजिएगा। क्या लिखा आपने? अस्तित्व के लिए खतरा है। दूसरी ओर पाकिस्तान यह भी कहता है कि भारत बलूचिस्तान में समस्या उत्पन्न कर रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान यह भी कहता है कि भारत बलूचिस्तान में समस्या उत्पन्न कर रहा है। जबकि भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय भूभाग पीओके पर नियंत्रण कर रखा है। भारतीय भूभाग पीओके पर नियंत्रण कर रखा है। कश्मीर पर दावे के माध्यम से पाकिस्तान न केवल भारतीय संप्रभुता के लिए कश्मीर पर दावे के द्वारा न केवल भारतीय संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करता है, न केवल भारतीय संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करता है, अपितु पाकिस्तान भारत के विरुद्ध
पाकिस्तान भारत के विरुद्ध पिछले 30 वर्षों से पाकिस्तान भारत के विरुद्ध पिछले 30 वर्षों से एक छद्म युद्ध में शामिल है। प्रॉक्सी वॉर पिछले 30 वर्षों से एक छद्म युद्ध में शामिल है, प्रॉक्सी वॉर में शामिल है। छद्म दंड लाइन, देखिए बहुत बड़ी बात है ये। मतलब कुल मिला के आप ऐसे देखिएगा। अब देखिए पाकिस्तान के प्रति हमारा विश्वास क्यों होता है, बहुत लॉजिकल बात है। कोई भी देश आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता अखंडता किसी भी देश का प्राथमिक इंटरेस्ट है पहला, उसके साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते। और पाकिस्तान ने पीओके पर नियंत्रण के अलावा पिछले 30 साल से बाकायदा भारत के खिलाफ एक कंटिन्यूअस वॉर चला रखा है। और ये वॉर क्यों चलाया उसने, ये शुरुआत हुई 88 से, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में पावर एसिमेट्री है, शक्ति अलग अलग है। भाई भारत बड़ा देश है, सेना बड़ी है, तो पाकिस्तान अगर भारत के साथ सीधा लड़ेगा तो घाटे में जाएगा। तो बजाय सीधा लड़ने के उसने क्या किया है, एक छद्म युद्ध चला रखा है, एक कंटिन्यूअस वार किए हुए है, जो भारत के लिए बड़ी समस्याजनक बात है। तो एक ऐसा देश जो बाकायदा, और पाकिस्तानी सेना का एक सिद्धांत है, यानी गिविंग 1000 कट्स टू इंडिया, मतलब उसको कि भारत को 1000 वार किए जाएंगे, भारत को बिल्कुल खून खून से लथपथ कर दिया जाएगा, हम उसको ब्लीड करके छोड़ेंगे। और आप देखेंगे इसी पॉलिसी का पार्ट है, कश्मीर में आतंकवादी हमला हो ही रहा था, वो आतंकवादी हमला मुंबई तक चला गया। और मुंबई तक हमला का मतलब है कमर्शियल कैपिटल पे अटैक था, यानी पाकिस्तान ने यहां तक कि पंजाब पंजाब के एयरफोर्स स्टेशन पे हमला करवाया। कश्मीर पे आए दिन आज भी देखिए हमला होता रहता है। यानी भारत इसीलिए 2.5 फ्रंट वार फेस कर रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो लगातार हमारे खिलाफ एक वार में संलग्न है। वार तो कभी कभार होता है, और पाक ये वार है जो आतंकवादियों का, वो तो हम कंटिन्यूअस देख रहे हैं। ऐसा पड़ोसी है। अब जरा सोच के देखिए, जो हमारे खिलाफ कांस्टेंट वॉर में शामिल है, उसके साथ शांत की बात होनी चाहिए, टेटुआ दबा देना चाहिए दोस्तों। बहुत, देखिए रियलिज्म की बड़ी सीधी सी मान्यता है, जो हमें खतरा पैदा करे उसके पहले उसका नस्त नाबूद कर दिया जाना चाहिए। ये रियलिज्म की बहुत बेसिक सी मान्यता है। अब ये नहीं कि आपके लिए कोई खतरा पैदा कर रहा है और आप क्या कर रहे हो, कबूतर उड़ा रहे हो, शांति का झंडा लेके दौड़ रहे हो, तो ना कबूतर रहेगा ना आप रहोगे। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से बेसिक प्रिंसिपल ये है। पाकिस्तान कितना बड़ा थ्रेट पैदा कर रहा है वो तो बहुत पहले से विजिबल है, आज तो और कैसे आगे लिखी अगला पॉइंट। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान इसके अतिरिक्त प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान भारत विरोध की रणनीति का प्रयोग करता है। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान भारत विरोध की रणनीति का प्रयोग करता है। भारत विरोध की रणनीति का प्रयोग करता है और सदैव भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता है।
सदैव भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता है। अब वर्तमान पर आने से पहले कुछ आपको थोड़ी स्टोरी बता दें, कुछ कहानी बता दें जिनका महत्व आज के लिए तो नहीं है, लेकिन वो अतीत वाली घटनाएं हैं जिससे आज के तर्क हमारे प्रमाणित होते हैं। जो कुछ फैक्ट आपको बता दें, ये मामला कैसे आगे बढ़ा, कैसे क्या पाकिस्तान सच में कहता है कि भारत ने उसे तोड़ दिया। और 71 वाली घटना तो आपने नहीं देखी है, लेकिन जिस तरीके से अभी इमरान खान को शासन चलाने से वंचित किया गया, उस घटना को 71 से काफी हद तक जोड़ा जा सकता है। भाई इमरान खान को किस तरीके से सेना ने पहले उठाया नवाज शरीफ को बाहर करने के लिए, यानी सेना वहां सबसे पावरफुल रोल में होती है। यद्यपि पहली बार पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि सेना और आम लोगों के बीच टकराव चल रहा है। पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं होता था, ये इमरान खान के साथ हुआ। और ये भी कमाल की कहानी है, इमरान खान नवजोत सिंह सिद्धू दोनों दोस्त ही थे। और नवजोत सिंह सिद्धू तो समय से समझ गए कि पॉलिटिक्स क्या होती है। नवजोत सिंह सिद्धू आजकल दिख नहीं रहे हैं क्या? अच्छा फिर से, अच्छा कपिल शर्मा शो में आ गए। नेटफ्लिक्स में सच में देखे हो कि नहीं आपने? हाँ, इसका मतलब है नवजोत सिंह सिद्धू सही रास्ते पर आ गए, घूम टहल के। उनको भी लगा कि यार देखिए बड़ा मामला रिस्की है। और स्वाभाविक तौर पर देखिए आज 71 वाली घटना को आज से बड़ा जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर इमरान खान पाकिस्तान में चुनाव जीत सकते हैं, वैसे इमरान खान ने बड़ी फजीहत की पाकिस्तान की। कई बार तो कहा जाता है कि जो मेच्योर पॉलिटिशियन है कम से कम देश को बर्बाद तो नहीं करता। इमरान खान ने तो बड़ी क्राइसिस पैदा कर दी। इमरान खान ने पहली बार क्या हुआ, आम जनता सेना के साथ लड़ रही है। इसका मतलब पाकिस्तान में जो सेना का रुतबा था वो नीचे आ गया है, पहली बात। दूसरा, पाकिस्तान इमरान खान ने सीधा अमेरिका को चैलेंज कर दिया, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। भाई आप याद रखिएगा, अमेरिका जैसा देश अभी नेपाल के राष्ट्रपति नेपाल के प्रधानमंत्री चीन यात्रा जाने वाले हैं, और नेपाल के लोग कह रहे हैं कि जाके वहां बेल्ट रोड प्रोजेक्ट पे हस्ताक्षर मत करना, अगर चाइना फ्री में माल दे तो ले लेना। और चाइना फ्री में तो देने से रहा। इसका मतलब है, और जब पाकिस्तान सीधे अमेरिका का विरोध करेगा, ये मूर्खता की पराकाष्ठा इसलिए है कि आज भी अमेरिका पाकिस्तान को फंड देने वाले सबसे बड़े राज्यों में एक है। और ये इसका फैक्टर है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण सीधा प्रभावित कौन हो रहा है? पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित हो रहे हैं। तो अमेरिका से बैर लेना, इसका मतलब है चीन पर आप ओवर डिपेंडेंट हो गए। चीन पर ओवर डिपेंडेंट हो गए, चीन बिल्कुल बर्बादी कर देगा। तो अभी यही तो बात नेपाल में इसी बात पे महाभारत है कि चाइना के रोड बेल्ट प्रोजेक्ट को तभी हम परमिशन दें जब वो हमें मुफ्त में सारा सामान दे। पाकिस्तान में रोड बेल्ट प्रोजेक्ट कहाँ जाए किसी को नहीं पता है, और चाइना के लोग अपने चाइना की सरकार अपने कर्मचारी भेज रही है कि जाके वहां उसकी रक्षा करो। तो रोड बेल्ट प्रोजेक्ट चाइना खुद ही खतरे में है, पता नहीं कहाँ जाएगा उसको ही पता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की बदहाली कहानी सेना के शक्तिशाली होने शुरू होती है। शशि थरूर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है, एक बड़ा देखिए पाकिस्तान में सेना कैसे पावरफुल रही उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। भारत में आप देख लीजिए, जैसे भारत में कई बार आप देखेंगे कि मल्टीप्लेक्स या कोई सिनेमा हॉल, ज्यादातर हमारे यहाँ गुजराती मारवाड़ियों के सब बिजनेस होते हैं, अग्रवाल जैन इन्हीं लोगों के सारे बिजनेस दिख जाएंगे। हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी अलग ही रही है, और ये भी स्वाभाविक रूप में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसलिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग काम बांट लिया, इसलिए एक काम में जो है वो अपने आप एक्सपर्ट ही है, आगे बढ़ता चला गया। चाइना में वो तो पाकिस्तान में तस्वीर नहीं देखी, पाकिस्तान में ज्यादातर पेट्रोल पंप, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल सेना के अधिकारियों के हैं। बात ध्यान सुनने की है, सेना के अधिकारी के पास कैसे पैसा आ गया? पिछले सेनाध्यक्ष के ऊपर यह आरोप लगा था कि उनके मकान यूएई में है, उन्होंने लंदन में फ्लैट खरीदा है। ये बहुत विवाद का विषय बना था, जिससे आर्मी की इमेज को पाकिस्तान बहुत डेंट लगा। अभी तक पाकिस्तानी ये समझते थे कि आर्मी हमारी सेवियर है, यानी भारत हमारा दुश्मन है, और जब भारत हमसे लड़ेगा तो हमें बचाए कौन? आर्मी। उस आर्मी की इमेज को डेंट करना अपने आप में, और ये काफी हद तक इमरान खान ने किया।
देखिए हमारे यहाँ सारे पॉलिटिकल पार्टीज में यहाँ पे एग्रीमेंट है कि आर्मी के ऊपर कभी फिंगर पॉइंटिंग नहीं, और हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर शुरू से बना के रखा गया है। कभी भी आपने नहीं सुना होगा, आज तक मैंने तो नहीं देखा कि भाई कोई रिटायर्ड आर्मी का ऑफिसर है उसके पास उसका सिनेमा हॉल है। तो जब आर्मी का अपना बिजनेस इंटरेस्ट हो जाएगा तो फिर विदेश नीति प्रभावित होगी। ऐसा तो नहीं है कि पता चला कि बीआरआई के चक्कर में आर्मी के लोगों को बड़े बड़े घूस मिल गई और पाकिस्तान कल चीन कब्जा कर लेगा। सीधी सी बात है, अगर चाइना ही सड़क बनाएगा और कल के लिए आप सड़क की कीमत न दे पाए, सड़क किसकी होगी? चीन की होगी। सड़क होगी, जमीन भी होगी। जब सड़क जमीन सब हो गई तो आपके देश में तो नियंत्रण हो गया। इसलिए पाकिस्तान अलग क्राइसिस फंसा हुआ है। लेकिन इस बात को बताने से पहले कि आज की क्राइसिस का इतिहास के साथ संबंध कैसे जुड़ता है, कुछ आपको पाकिस्तान की कहानी बता दें। कैसे पाकिस्तान में सेना का शासन कब कब रहा, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये आज के लिए काम की नहीं है, लेकिन एक क्रोनोलॉजी तो जुड़ी जाती है कैसे पाकिस्तान का एवोल्यूशन हुआ। पाकिस्तान में जो सेना का शासन रहा है, जरा ये देख लीजिए। अब इसमें तो भारत ने कुछ नहीं किया है। पाकिस्तान तो कहता है कि हर चीज भारत ने किया है, तो इसका मतलब है कि 48 में अटैक पहले पाकिस्तान ने किया था या भारत ने? कारगिल में अटैक किसने किया? 65 में अटैक किसने किया? 71 का नहीं कह सकते। वैसे हम ये कहते हैं कि अटैक पाकिस्तान ने किया था। तो सेना का शासन कब रहा? 1958 से लेकर 1971 तक। 1978 से लेकर 1988 तक। 1998 से लेकर 2008 तक। इतना समय पाकिस्तान में सेना का शासन रहा है। इसका मतलब पाकिस्तान में लंबे समय तक लोकतंत्र गायब रहा है। 2008 के बाद से जब से लोकतंत्र आया है, अच्छा फिर वही विकासशील देशों की कहानी। लोकतंत्र विकासशील देशों में लोकतंत्र आज भी एक स्थायी शासन का तरीका नहीं है। तो पाकिस्तान में भी जब से पाकिस्तान में लोकतंत्र आया है तब से नई समस्या आई है। इतने लंबे समय तक सेना का शासन रहा। अदरवाइज पाकिस्तान में पार्टी कौन है? 2008 के बाद लोकतंत्र है, लेकिन पूरी कमान किसके हाथ में रहती है? सेना के हाथ में। तो पाकिस्तान की जो पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीएमएल नवाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। दूसरा है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पीपीपी। तीसरा, मेजर पार्टीज यही हैं। और आप देखेंगे यही लोकतंत्र की अपने आप में शायद इसी ही विकासशील देशों की समस्या रही है। इस हमेशा शासन अस्थायी रहा, कहीं लोकतंत्र रहा ही नहीं। और जब शासन अस्थायी होगा, डेमोक्रेसी नहीं होगी, तो आर्थिक विकास की तो आप उम्मीद ही मत करिए। उसके बाद जो इमरान खान है, भाई वर्ल्ड कप विजेता है, फास्ट बॉलर, आजकल गूगली मार रहे हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया नहीं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, ये पाकिस्तान की मेजर पार्टीज हैं। और अब देखेंगे इस समय जो कोalition बना रखा है वो पीएमएलएन और पीपीपी का है, जबकि तहरीके इंसाफ के पास सिंगर तरीके सेकेंड लार्जेस्ट सीट है। और कहा गया तहरीके इंसाफ पार्टी को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, उसके चुनाव चिन्ह छीन लिए गए। सारे कार्यकर्ताओं ने दूसरे चुनाव सिंबल पर बैट, उनका चुनाव चिन्ह था, बैट ही छीन लिया गया, स्टंप उखाड़ लिया गया, बॉल लेके भाग गए। इमरान खान ने कहा भाई ये कौन सा मैच हो रहा है? पाकिस्तान ने कहा हम ऐसे ही मैच करवाते हैं। लेकिन इमरान खान भी शायद क्रिकेट के बेसिक रूल को भूल गए। इमरान खान प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान की संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और अविश्वास प्रस्ताव के बाद तो पिच छोड़ देना चाहिए। अंपायर भाई क्रिकेटर को तो इतना प्रिंसिपल याद होना चाहिए। गावस्कर के लिए कहा जाता था, आप गावस्कर नाम तो जानते होंगे। गावस्कर एक ऐसे इंडिया के, मतलब पूरी दुनिया में उनकी बात फेमस थी, जब वो आउट होते थे तो कभी अंपायर तरफ नहीं देखते थे, वो सीधे पवेलियन जाते थे
अगर उनको लग गया कि बॉल ने उसमें, उस समय ये सब नहीं था, थर्ड अंपायर, तो उनकी ये बात बड़ी पूरी दुनिया में फेमस थी। जैसे उनको लगा कि कट है, वो तुरंत छोड़ देते थे। इमरान खान उसी के समकक्ष थे। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो गया, उनका मैं नहीं बाहर जाऊंगा। लोगों ने कहा ये गुगली क्यों कर रहे हो इमरान खान साहब, आप तो फास्ट बॉलर रहे हो। और जब अंपायर ने उंगली उठा दी बाहर जाओ, उनका अंपायर की उंगली में ऐसे करूंगा। हम कहा नहीं, ये तो गंदी बात है। तो इमरान खान ऐसा काम करेंगे ये हमें उम्मीद नहीं थी। दुनिया के इतिहास से दिखाता है, जो इस तरीके से पॉलिटिशियन आते हैं, जो इमेज पैदा करते हैं कि मैं दुनिया बदल दूंगा, एक बार बस आ जाऊंगा, दिल्ली संघाई बन जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाते। आप याद रखिए, उसमें सारे नेता, इमरान खान ने सच मायने में पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा किया, अभी तक तो यही दिख रहा है। यानी केवल नेतृत्व बदल जाने से ये कोलिशन अब कैसे बदल दोगे। अब सवाल ये है, सेना का शासन तो समस्या, और गठबंधन शासन तो समस्या। लोकतंत्र लगाना आसान है, उसको स्थायी बना देना बहुत मुश्किल है। इस मामले में भारत की तारीफ होनी चाहिए मेरे बच्चों। विकासशील देशों में का मात्र, और ये भारत की तारीफ है भारत की जनता को। हाँ, इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, कम से कम हमने डेमोक्रेसी स्टेबल रखा है। हाँ बस ये है, कट्टरपंथियों को भी हराना जरूरी है, क्योंकि अगर मामला यहाँ तक जाएगा, अब आप देखो, इस तरीके का विभाजन अगर आप पैदा करोगे तो कौन सा बाजार कहाँ लगेगा, कौन क्या बेचेगा, उसका नाम होना चाहिए। ये बड़ी अतार्किक और सेकुलर देश में अजीब सी बातें हैं सब। फिर ऐसा नहीं लगता कि भाई पाकिस्तान से हम अलग कैसे होंगे, इस आधार पे एक सेकुलर देश में तो पहचान नहीं होनी चाहिए। दूसरे, अब यहां पे मामला है, उसके बाद अब जरा सोच के देखिए, पाकिस्तान ने ये तो हमारे खिलाफ वॉर किया 1948 में, कब कब हमसे लड़ा, 1948 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में। सोचो, चिंटू का दुस्साहस देखो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, और अब तो 1988 के बाद से कंटिन्यूअस वॉर में है। वो कह रहा भाई देख लेंगे तुमको हम कह रहे देखी देखा क्यों करते हो भाई, छोटे भाई मतलब छोटे भाई हो, प्यार से रहा करो। उसने कहा नहीं, मैं मक्खी चंद पांडे हूं, मैं प्यार से नहीं रह सकता। तीसरी बात, 1966 में समझौता हुआ ताशकंद, 1972 में समझौता हुआ शिमला। भाई देखिए, बड़े बड़े समझौते अच्छी जगहों पर होते हैं। अब समझौता, अरे मेरे बच्चों, समझौता समझौता गढ़चिरौली में थोड़ी होगा, गढ़चिरौली में होगा, या समझौता मुजफ्फरनगर में होगा। समझौता कहाँ होगा, शिमला। तो समझौता, भाई देखिए, डिप्लोमेसी में दिमाग भी ठंडे होने चाहिए, तभी समझौता अच्छा होगा। उसके बाद उसके बाद फिर हुआ 1999 में लाहौर घोषणा पत्र। 99 में लाहौर घोषणा पत्र हुआ। उसके बाद तमाम बैठकें हुई, लेकिन इसके पहले भी आप दे सकते हैं आगरा शिखर वार्ता, या इसके बाद हुआ 2001 में आगरा, 2002 में। आगरा शिखर वार्ता, तो कई बार अटेम्प्ट लिए गए हैं, लेकिन परिणाम क्या है, 0 बटा वार भी हुआ, हमने डिप्लोमेसी भी की, कुछ भी किया। इसका मतलब है आगे की उम्मीद क्या है। लेकिन इसी में कहानी बता दें, 71 में, अब पाकिस्तान में, देखिए इसी में कहानी बता दें, इसकी हिस्ट्री के साथ है, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है।
देखिए, जब ये हुआ कि पाकिस्तान बनेगा, एक कहानी इसके पीछे बता के फिर वर्तमान पर आ जाए। जब ये हुआ कि पाकिस्तान बनेगा, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा भौगोलिक कारणों से। पाकिस्तान का दो, ईस्ट पाकिस्तान कहाँ था, वेस्ट पाकिस्तान कहाँ था, बीच में कौन था? एक उदयपुर, दूसरा महमूदपुर। मेरे बच्चों, अब जरा सोच के देखो, हिंदुस्तान, क्या ऐसा कोई घर संभव है क्या? एक घर आप वजीराबाद में इधर बनाए था, यमुना पार उधर बना रहे हो, तो वो घर दूसरा ही कोई लेके भागेगा। अरे भाई, ज्योग्राफिकल फैक्टर भी कोई चीज होती है। दुनिया में कोई भी ऐसा राष्ट्र सरवाइव नहीं कर पाया जिसके बीच में इतना बड़ा गैप हो, वो दूसरा राज्य बन जाएगा। भौगोलिक समस्या थी, अच्छा आर्थिक समस्या भी थी। ये बंगाल में यूपी बिहार से लोग गए थे जो माइग्रेट करके, वो गरीब था। पश्चिमी पाकिस्तान संपन्न था। पूरे सेना पर, शासन पर, व्यापार पर नियंत्रण किसका था? वेस्ट पाकिस्तान का। ईस्ट पाकिस्तान गरीब था। ईस्ट और वेस्ट में भौगोलिक दूरी थी, आर्थिक दूरी थी, सांस्कृतिक भी थी। ईस्ट पाकिस्तान बंगाली भाषी और वेस्ट पाकिस्तान उर्दू भाषी। लेकिन इस्लाम के नाम पर एक राष्ट्र बन गया। लेकिन पाकिस्तान में सेना को बढ़ाया गया। कश्मीर लेने के नाम पर लंबे समय तक सेना का शासन रहा। अब लोगों को लगा, भाई आप कह रहे हो कश्मीर लेंगे, कश्मीर लेंगे, कश्मीर मिला तो नहीं। सेना का चिंता मत करो, हम दिलाएंगे, कश्मीर दिलाएंगे। लोग समझ गए यार तो फुद्दू बना रहे हैं, कह रहा है कश्मीर दिलाएंगे दिलाएंगे, और अभी तक कश्मीर तो मिला नहीं। उसके बजाय अपने ही शासन किए पड़े हुए हैं। परिणाम यह हुआ कि यहां पाकिस्तान में पीपीपी और पीपी की नेता जुल्फकार अली भुट्टो। कौन? जुल नहीं, जुल। तो जुल्फकार अली भुट्टो, उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो, और उनके भी बिलावल भुट्टो उनके नाती पोते हैं। पीपीपी। और इधर था अवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान, यानी शेख हसीना के पिता। इधर पार्टी जिसका लोकतंत्र का नेतृत्व कर रही थी, अवामी लीग। अवामी लीग ने इधर लोकतंत्र की मांग की, पीपीपी ने उधर मांग की। और पहली बार, तब तक मार्शल अयूब खान वहां शासन में थे, नाम ही मार्शल अयूब, जनरल याह्या खान, नाम ही दिख जाएगा, सैनिकों का शासन रहा है। अब इनका शासन रहा। मार्शल अयूब खान ने ये कह दिया कि ठीक है, पाकिस्तान में पहली बार चुनाव होगा। पाकिस्तान में पहला चुनाव 71 में हो रहा था, जब भारत में लोकसभा का 5वां चुनाव हो रहा था। तब तक याह्या खान आ गए। याह्या खान के नेतृत्व में चुनाव होना तय हुआ। मार्शल अयूब खान ने रिजाइन कर दिया। और जब चुनाव परिणाम आया, तो वो चुनाव परिणाम बड़ा अप्रत्याशित था, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। चुनाव, अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज घटना को पिछले पाकिस्तान से जोड़ के देखे। ये बात बताना इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान यही कहता है कि भारत ने उसका विभाजन करवा दिया, तो क्या हकीकत है क्या ये? अब जब लोकतंत्र का, जब चुनाव का परिणाम आया, चुनाव के परिणाम में मुजीबुर रहमान को सबसे ज्यादा सीटें मिल गई। इसका मतलब जनादेश ये था कि मुजीबुर रहमान अगले प्रधानमंत्री होंगे पाकिस्तान के। और तब तक जनरल जुल्फकार अली भुट्टो और याह्या खान, ये दोनों आपस में मिल गए। यानी जो लोकतंत्र के लड़ रहा था, वो तानाशाह के साथ मिल गया, सैनिक शासन के साथ मिल गया। और इन्होंने तय किया कि बंगाली पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे इतने खराब दिन आ गए हैं, एक बिल्कुल नहीं होगा। और जैसे मुजीबुर रहमान शपथ ग्रहण के लिए इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, उनको पकड़ के जेल में खोपचे में ले लिया गया। मुजीबुर रहमान का, भाई ये कैसा लोकतंत्र है? उनका पाकिस्तान में यही लोकतंत्र चलता है, हमारा सिद्धांत अलग है, बेकार की बात मत करो। और बोलोगे तो भाई खोपचे में लिया गया, टेटुआ भी दबाया जा सकता है। मुजीबुर रहमान बेचारे, अब जरा सोच के देखिए, दुनिया में किसी भी यही तो इमरान खान के साथ हुआ है। इमरान खान को सीधे शेर ने कहा फर्जी केसेस में, बस चाहे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का दबाव समझिए, चाहे मीडिया का प्रेशर समझिए, अदरवाइज पाकिस्तान के हुक्मरानों के दो ही तीन अंजाम रहे हैं, या तो वो भागे लंदन, या यूएई, या ऊपर। तीन ही दिशा रही है उनकी। ये मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं। अभी नवाज शरीफ 10 साल यूएई रह के आए हैं, फिर चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसे
इमरान खान चुनाव जीतेंगे, आप याद रखिएगा, भागेंगे ये, या तो भागेंगे या ऊपर जाएंगे। भारत में नेता बड़े होशियार हैं, मिलके खाते हैं। देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र बड़ा मेच्योर है, उनको जाना, उनको पता है कि आज इनकी सरकार है, कल मेरी सरकार है। अभी थोड़ा सीबीआई ईडी की छापे ज्यादा पड़ने शुरू हो गए हैं, अभी थोड़ा ये गेम भारत में भी टूटा है। अदरवाइज अदरवाइज हमेशा सत्ताधारी दल जानता था कि आने वाले समय में हम भी विपक्ष में आ सकते हैं, तो भाई हम भी कुछ खाएंगे, उसको खो देंगे तो वो हमारे को खो देगा। तो खोदने खोदाने से अच्छा है कि शांति से खाओ पियो। और उसके बाद जैसे ही मुजीबुर रहमान को जेल में रखा गया, इधर पूर्वी पाकिस्तान में हंगामा हो गया। पूर्वी पाकिस्तान के छात्रों ने बना लिया मुक्ति वाहिनी, और पूर्वी पाकिस्तान के छात्रों ने जब ये हुआ कि लोकतंत्र के लिए आंदोलन होगा, पाकिस्तान की सेना ने उनका दमन करना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान की सेना ने जब उनका दमन करना शुरू किया, 80 से 90 लाख लोग आ गए नॉर्थ ईस्ट। यानी हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट की समस्या पाकिस्तान की देन है। अगर पाकिस्तान स्टेबल होता, प्रॉस्पेरस होता, तो नॉर्थ ईस्ट की समस्या आती ही नहीं। अब 80-90 लाख से ज्यादा लोग हमारे यहाँ गए। अभी तक भारत की भूमिका नहीं थी, इसके बाद शुरू हुई। ये तो अपनी मूवी भी देख रखी होगी, कौन, शैम बहादुर में। इसके बाद भारत की भूमिका आई, और भारत की भूमिका सीधे इसलिए आई कि भारत ने कहा भाई तुम्हारी समस्या से हमारी सुरक्षा प्रभावित हो रही है। भारत ने उसके बाद मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया, और तब तक पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया। उस समय नेहरू नहीं थे, शासन में इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी ने ताबड़तोड़ तरीके से हमला किया। अप्रत्याशित बात यह थी कि जब जनरल नियाजी, जो पाकिस्तानी सेना कमांड कर रहे थे, और जनरल अरोड़ा, जो भारतीय सेना कमांड कर रहे थे, दोनों देहरादून में बैचमेट थे, और दोनों आमने सामने लड़ रहे थे। तो उसमें सरेंडर, जनरल नियाजी ने सरेंडर कर दिया, पाकिस्तान अलग हो गया, टूट गया। ये पाकिस्तान का भौगोलिक विभाजन था, द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत का टूट जाना था। इसका मतलब भाषा के आधार पर बांग्लादेश बना, फिर इसका मतलब इस्लाम राष्ट्र को जोड़ने की एकमात्र ताकत नहीं रहा। दूसरी बात, इसलिए बांग्लादेश का निर्माण कोई घटना नहीं थी, लोकतंत्र की तानाशाही पर विजय थी, सेकुलरिज्म के धार्मिक शासन पर विजय थी। इसलिए बांग्लादेश ने एक ऐसा रास्ता तैयार किया राष्ट्र निर्माण का, जो पाकिस्तान के खिलाफ था और भारत के अनुकूल था। तभी भारत बांग्लादेश के संबंध बड़े अच्छे रहे। और अब अगर अभी की टेंडेंसी दिखाई जाए तो बांग्लादेश किधर घूम रहा है, ये घटना हुई। अब इस बात के लिए पाकिस्तान हमेशा कहता रहता है कि भारत ने उसका विभाजन कर दिया, भारत ने बंटवारा कर दिया। और हकीकत की बात यह है, अगर एक पाकिस्तानी राइटर कहना है, पाकिस्तान के विभाजन का मूल कारण था जुल्फकार अली भुट्टो की महत्वाकांक्षा। अगर जुल्फकार अली भुट्टो मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बन जाने देते, ये घटनाक्रम होता, पाकिस्तान में पावर का शांतिपूर्ण ट्रांसफर हो जाता, लफड़ा ही नहीं आता। तो सवाल है, इस विभाजन के लिए भारत उत्तरदायी है, जुल्फकार अली भुट्टो की महत्वाकांक्षा, ये विवाद का विषय है। लेकिन पाकिस्तान का विभाजन हो गया, उसके बाद भारत पाकिस्तान के समय बड़े तल्ख रहे। और इस हिस्ट्री के बाद थोड़ी बातें लिख लीजिए, फिर दूसरी कहानी, एक आखिरी कहानी आपको बता देंगे। थोड़ा लिख लीजिए, अगला पॉइंट, हेडिंग लिख लीजिए। क्या लिखा आपने? हेडिंग, भारत पाकिस्तान, हेडिंग है भारत पाकिस्तान के संबंधों में गतिरोध। भारत पाकिस्तान संबंधों में गतिरोध, पॉइंट नंबर 1। इस समय भारत पाकिस्तान के बीच कोई संबंध नहीं है। सानिया मिर्जा का था, वो भी खत्म हो गया। अच्छा, सचिन का है।
भारत पाकिस्तान के बीच कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों देशों में क्योंकि दोनों देशों में राजदूत भी नहीं है। दोनों देशों में राजदूत भी नहीं है। इस समय भारत पाकिस्तान के बीच न तो कोई बस यात्रा है, इस समय भारत पाकिस्तान के बीच में न तो कोई बस यात्रा है, न कोई हवाई यात्रा है, तो सीमा आ कैसे गई? भारत पाकिस्तान के बीच न तो कोई बस यात्रा है, न हवाई यात्रा है, न हवाई संबंध है, और समझौता एक्सप्रेस भी बंद है। और समझौता एक्सप्रेस भी बंद है। समझौता एक्सप्रेस जो भारत पाकिस्तान के बीच चलती थी, समझौता एक्सप्रेस भी बंद है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी पाकिस्तान पड़ोसी है या सुदूर पड़ोसी है? ये शब्द कैसा लगा? डिस्टेंट नेबर। यानी कई बार ऐसा होता है, यानी दूरियां कितनी ज्यादा है, सोचिए। भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा के अलावा कुछ है ही नहीं है। सीमा का मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब जरा सोच के देखिए, ये पड़ोसी है या सुदूर पड़ोसी है? पास है या दूर है? कमाल की बात है। एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों के बीच में इतनी दूरियां होती हैं, ये पहली बार हमें देखा। बस दो पड़ोसी हैं, मतलब बताओ, हवाई जहाज नहीं है, डिप्लोमेट नहीं है। अरे कोल्ड वार के समय ऐसा तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच नहीं था, कम से कम एम्बेसडर तो अपॉइंटेड थे। उसमें एम्बेसडर्स नहीं है, कोई यात्रा नहीं है। अब जरा सोच के, हवाई यात्रा, व्यापार की संभावना तो आप कर ही नहीं सकते। इसलिए अभी विदेश मंत्री का जाना बड़ा एक महत्वपूर्ण घटना थी। किसका सम्मेलन था पाकिस्तान में? एससीओ का। अब एससीओ का सम्मेलन बहुपक्षीय था, विदेश मंत्री गए। इसलिए क्रिकेट का भी रिलेशन नहीं स्थापित हो रहा है, जबकि पाकिस्तानी टीम बार बार भारत खेलने आई है। भारतीय टीम का हमारे सुरक्षा के लिए खतरा है। अब सुरक्षा के लिए खतरा है तो पाकिस्तान बोर्ड वहां उपलब्ध कराएगा, भारत करा नहीं। पाकिस्तानी पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। अच्छा, कई कई बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पाकिस्तान के दर्शकों ने पकड़ के पीट दिया वहीं पे, लेकिन ये अपवादी घटना है। अब ये किया क्या, हमें टीम भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, एक विवाद का अलग मुद्दा है। लेकिन जरा सोच, संबंधों का हल क्या है? इसलिए आप याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान संबंध दुनिया के सबसे जटिल संबंध है। जानते हैं क्यों? जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं या कभी भी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? संघर्षों में समाधान। लेकिन बड़ी कठिनाई तब होती है जब दो देशों के बीच केवल संघर्ष हो, तब कठिनाई है। देखिए, पॉलिटिक्स दो जगह नहीं चलती। संघर्ष ही न हो, नंबर एक, राम राज्य हो, और केवल संघर्ष हो, तो पाकिस्तान के बीच में कोई समाधान हो ही नहीं पाता। सारी पॉलिटिक्स फेल हो जाती है भारत पाकिस्तान के बीच में। अगला लिख लीजिए, अगला पॉइंट। भारत पाकिस्तान के बीच भारत पाकिस्तान के बीच वर्ष 2019 के बाद से वर्ष 2019 के बाद से संबंध संबंध बिल्कुल प्रतिकूल हो गए। क्योंकि भारत के द्वारा
क्योंकि भारत के द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा लिया गया। भारत के द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 377 हटा लिया गया। और भारत ने कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत ने कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत पाकिस्तान के बीच मूल समस्या आतंकवाद की है। आतंकवाद की है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ब्रैकेट में पीओके पीओके यदि भारत को प्राप्त हो जाए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके यदि भारत को प्राप्त हो जाए तो समूची समस्या का समाधान हो जाएगा। तो समूची समस्या का समाधान हो जाएगा, जबकि पाकिस्तान अभी भी यह मानता है कि भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर कोर मुद्दा है। जबकि पाकिस्तान अभी भी यह मानता है कि भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर कोर मुद्दा है। कश्मीर कोर मुद्दा है जिसके समाधान के बिना भारत पाकिस्तान के संबंध सामान्य नहीं हो सकते। भारत पाकिस्तान के संबंध सामान्य नहीं हो सकते। जबकि भारत का तर्क है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद, कौन सा आतंकवाद? जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद बंद नहीं करेगा, संबंध सामान्य नहीं हो सकते। जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद बंद नहीं करेगा, संबंध सामान्य नहीं हो सकते। यानी जरा सोच के देखिए, दोनों ने दो विरोधी कंडीशन खींच रखी है। पाकिस्तान कहता है, और एक बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट का हमने प्रयोग किया है, कश्मीर कोर मुद्दा है। बहुत ध्यान सुनने की बात यह है, जब हम कोई राज्य किसी कोर मुद्दा कहता है, इसका मतलब है
बिना उसके समाधान के बाकी किसी मुद्दे का समाधान नहीं होगा। तो पाकिस्तान कह रहा है हमें कश्मीर चाहिए, और हम कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म करो। इसका मतलब कोई कॉमन ग्राउंड बन नहीं पा रहा है जिससे बातचीत हो जाए। कॉमन ग्राउंड और हम कुछ देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल भी बन नहीं पा रहा है। उस कॉमन ग्राउंड की हम बात करेंगे। अगर इसे देखिए, दोनों के अप्रोच बड़े विरोधाभासी है। हम कह रहे हैं पीओके हमारा है, और पाकिस्तान कह रहा है कश्मीर हमारा है। हम कह रहे हैं आतंकवाद की समस्या है, पाकिस्तान कह रहा है कश्मीर की समस्या है। तो मामला गड़बड़ाया हुआ है। और आपको हम याद दिला दें, कश्मीर से जुड़ा हुआ दो और विषय है, सियाचिन और सिंधु नदी जल संधि का मुद्दा। सियाचिन और सिंधु नदी जल संधि का मुद्दा भी जब कश्मीर से जुड़ता है। इसका मतलब है कश्मीर के बहाने पाकिस्तान तमाम और इश्यूज उठाता चलता है। कैसे, आगे लिख लीजिए। क्लास आपकी 1:15 से अब 11:15 से 1:15 तक है। अब तो 11:15 से 1:15 तक है, ऐसे ही तो क्लास का शेड्यूल है। हेडिंग चेंज करिए। सियाचिन, ये सियाचिन विवाद। याद रखिए, भारत पाकिस्तान के बीच केवल विवाद ही है, बाकी कोई संबंध संबंध कहाँ है कुछ। सियाचिन विवाद, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट, भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान संबंधों की जटिलता भारत पाकिस्तान संबंधों की जटिलता इसी बात से देखी जा सकती है कि दोनों के बीच इसी बात से देखी जा सकती है कि दोनों के बीच निम्नलिखित सीमा है। दोनों के बीच निम्नलिखित सीमा है। ए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ए है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ है? राजस्थान और पंजाब में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दूसरा है नियंत्रण रेखा, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा किधर है? यानी जो शिमला समझौते के बाद अंतर्राष्ट्रीय रेखा का मतलब है बाकायदा वो मान्य रेखा है, वहां पिलर लगे हुए हैं, बाकायदा बाड़ लगी हुई है। और LOC शिमला समझौते के बाद बनी थी। LOC जो POK में है। POK में कौन सीमा है? LOC। तीसरा, अब जरा सोच के देखिए संबंधों की जटिलता कितनी है कि छोटा सा देश, सीमा के 3 प्रकार है। अगला पॉइंट क्या लिखा अगला? हाँ, अगला लाइन ऑफ एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन। लाइन ऑफ एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन, या ब्रैकेट में अविभाजित सीमा। लाइन ऑफ एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन या ब्रैकेट में अविभाजित सीमा। और आपको हम याद दिला दें, 2 क्षेत्र में है, ये सियाचिन और सरक्रीक में है। ये कौन सा क्षेत्र है? अविभाजित सीमा का है सियाचिन। दूसरी अविभाजित सीमा क्या है? सरक्रीक। यानी जब भारत पाकिस्तान के बीच में रेडिक्लिफ लाइन खींची गई, तो रेडिक्लिफ लाइन 2 क्षेत्रों में नहीं खींची जा पाई क्योंकि टेरेन बहुत टफ था। भाई सरक्रीक दलदली क्षेत्र है। सरक्रीक में जो सीमा आप तब बनाएंगे जब वहां पिलर लगा सके, जब वहां बाड़ लगा सके।
सर्किल में जो सीमा खींचने जाएगा वो नीचे ही चला जाएगा, सीमा नहीं मिलेगी। बाढ़ क्या लगाएंगे, हमेशा हाई टाइड आता रहता है। और दूसरा, सियाचिन, सियाचिन की ऊंचाई 12 से 16,000 फीट के आसपास है। इतनी ऊंचाई पर जब आप तार लगाने जाएंगे तो इस समय तो वहां बर्फ पड़ती रहती है। इतने ऊंचे क्षेत्र में सीमा, और वहीं पे सीमा खींचिए जहां पे आप रह सके, यानी जहां रहना संभव नहीं है, जहां आना जाना संभव नहीं है, वहां सीमा विभाजित करने का मतलब क्या था। तो प्रैक्टिकली दो जगहों पर सीमा खींचना संभव नहीं था और दोनों जगहों पर विवाद कायम है। दोनों जगहों पर विवाद कायम है। तो सवाल यह है, पाकिस्तान बांग्लादेश को 3 बीघा दे सकते हैं, श्रीलंका को कच्चा दीवू दे सकते हैं, पाकिस्तान को सीमा देने में क्या समस्या है मेरे बच्चों। कोई प्रॉब्लम है क्या? कमाल की बात है यार। अरे पाकिस्तान से कुछ व्यवहार तो बदलो। तो पाकिस्तान के साथ क्या किया जाए बाकी, कल। अच्छा, इतना ही।